कि मैं उसके कुछ मुख्य ग्राफ पढ़ाऊंगा, कुछ माइक्रो डायग्राम पढ़ाऊंगा, 2 पन्ने के वो होंगे, कुछ नीचे फैक्ट दिए होंगे जो हम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। उन्हीं सेम टॉपिक को मैं ग्राफ के तौर पे दूंगा भी, बट मैं चाहूंगा अपन उसको वापस से बनाए क्लास में, ताकि खुद से हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो वो उदाहरण लाने के लिए ये आपको 12-15 पन्ने का हैंड आउट होगा, ये मैं क्लास में रटवा दूंगा, बट रटना पड़ेगा उसको अपने को, ताकि मेरा कंटेंट एनरिच हो पाए। जो एक बहुत अच्छा आंसर दिखता है वही मैं फ्लो करा रहा हूँ। बेस नोट्स के ऊपर आपकी बुकलेट होगी, जिसको हम कहते हैं क्यूईपी की बुकलेट। क्यूईपी की बुकलेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए सिर्फ वैल्यू एडिशन, उसमें से सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू एड पढ़ाएगा। अच्छा, एक बार मैं क्लास का और फॉर्मेट बता देता हूँ। क्लास वाले पार्ट में आपको जो हैंडआउट्स मिले हैं वो 3-4 मिले हैं। एक हैंडआउट मिला है आपको मेंस बूस्टर सीरीज, सॉफ्ट कॉपी मिली है बोथ ऑनलाइन स्टूडेंट एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, वो आपके पोर्टल पे अपलोडेड होगी। ये मेंस बूस्टर सीरीज आपके बेस नोट्स हैं। बेस नोट्स का मतलब ये होता है कि मानो मैंने आपको ये जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया, और जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में जो 3 सब थीम्स हैं जहां से सवाल आ रहे हैं, वो एक है बेरोजगारी, एक है 1991 की नीति, और तीसरा है बजट। हम जब पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो मैं बताऊंगा भाई इन 3 से क्वेश्चन आ रहे हैं बस, तो इन 3 के 1 पेजर नोट्स होने चाहिए हमारे पास में। वो 1 पेजर नोट्स कैसे होंगे? हिंदी के मुझे मिले नहीं, इंग्लिश के मैं आपके लिए लेके आया हूं, कुछ बच्चों ने जो बनाए हैं वो कुछ ऐसा ऐसा दिखते हैं, अभी समझाऊंगा मैं इसमें क्या है। तो हमें करीब करीब जो मैं थीम्स आपको पढ़ाने वाला हूं, उसमें जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं उसके 1 पेजर नोट्स अपने को बनाने हैं। एक थीम की मोटा मोटी 2 क्लासेस होंगी। पहली थीम में मैं सिर्फ वैल्यू एडिशन पढ़ाता हूं। वैल्यू एडिशन पढ़ाने का मेरा मतलब ये है कि मैं उसके कुछ मुख्य ग्राफ पढ़ाऊंगा, कुछ माइक्रो डायग्राम पढ़ाऊंगा, 2 पन्ने के वो होंगे, कुछ नीचे फैक्ट दिए होंगे जो हम क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। उन्हीं सेम टॉपिक को मैं ग्राफ के तौर पे दूंगा भी, बट मैं चाहूंगा अपन उसको वापस से बनाए क्लास में, ताकि खुद से हाथ से लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरा, कुछ प्रमुख शब्द उससे रिलेटेड जिनको अपन कीवर्ड्स कहते हैं, तो वो कीवर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है 30-35 मिनट के आसपास की, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग का हर थीम का होगा। उसके बाद में कुछ फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, क्या डायमेंशन होते हैं, वो बाद में बताता हूं, बट हाँ हम कुछ आधे घंटे के आसपास में उस टॉपिक के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। फिर कुछ उसकी केस स्टडीज, केस स्टडीज को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। पहली केस स्टडी है जो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, और दूसरी है यूपी के स्तर पे है। यूपी की केस स्टडीज के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक हैंडआउट है। उस हैंडआउट को यूपी के मैप के बीच के रूप में तोड़ा गया है, आप ही के बीच के बच्चों ने इसको तोड़ा है। तो मानो हमने कुल 19 सेक्टर्स पकड़ लिए, एक कृषि सेक्टर पकड़ लिया, एक सिंचाई पकड़ लिया, एक एग्रीकल्चर का कुछ और पकड़ लिया, एक फ्लोरिकल्चर पकड़ लिया, एक एक्सपोर्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा करके हमने एक एजुकेशन पकड़ लिया, एक हेल्थ पकड़ लिया। तो ऐसे करके हमने कुछ 19 सेक्टर्स पकड़ लिए हैं। वो 19 सेक्टर्स को क्लास में रटवाने का काम मेरा। कहां यूज होगा ये? तो अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो पता होगा कि जैसे इस चीज का महत्व क्या है। इस बार में कोई क्वेश्चन आ गया, अगर मैं पीवाईक्यूज में जाऊं तो कृषि का एक पार्ट हो गया, मत्स्य पालन का महत्व क्या है, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यूपी को कैसे एग्रीकल्चर का हब बनाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें लिखा होगा ना रोजगार का साधन मिलेगा, पहला ये गरीबी उन्मूलन का एक कारक होगा, दूसरा ये एक्सपोर्ट कराएगा, आयात निर्यात कराएगा, फार्मर की इनकम दोगुनी करेगा। उदाहरण देने पड़ेंगे इन सब में। हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्चुअल में दुगनी हो गई हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मत्स्य पालन से आय बढ़ गई हो, तो वो उदाहरण कहां से आएंगे? तो वो उदाहरण लाने के लिए ये आपको 12-15 पन्ने का हैंडआउट होगा, ये मैं क्लास में रटवा दूंगा, बट रटना पड़ेगा उसको अपने को, ताकि मेरा कंटेंट एनरिच हो पाए। जो एक बहुत अच्छा आंसर दिखता है वही मैं फ्लो करा रहा हूं, तो साथ साथ में मल्टीटास्किंग करेंगे, वरना तो ये पूरा ही नहीं होगा। तूने मुझे एक वही बात याद दिला दी कि मैंने एक जोक है, एक नया डिसिप्लिन शुरू किया है मैंने, कि जिस दिन भी मैं 30 मिनट नहीं दौड़ता हूं तो वो टाइम मैं अगले दिन ऐड कर लेता हूं, और ऐसा जोड़ के कुल कल मुझे 3 हफ्ते दौड़ना है। तो मल्टीटास्किंग करो, वरना फिनिश कैसे होगा ये। तो ये वाला पार्ट साइंस ऑफ आंसर राइटिंग का पार्ट है। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की आपकी कुछ क्लासेस हो गई हैं, जो मैंने बैच 2 वालों को कहा था कोशिश करना देख के आने की, बट पूरा ही अलग से साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 7-8 क्लासेस होंगी डेडिकेटेड, एक हफ्ते में एक क्लास के आसपास में लेने की सोच रहा हूं। वो 2 बेसिक आंसर्स के लिए ठीक थी,
बट एक अच्छा परिचय क्या होता है, तो टॉपिक पढ़ा है और उसके 2 परिचय हैं, 3 परिचय हैं, निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष, क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी 7-8 क्लासेस कुछ अलग होंगी, उसी में से ये की होगा। तो इसको मैं क्लास में आपको रटवा दूंगा ताकि अपन इसको यूज कर पाए। कमिंग बैक टू द हैंडआउट, जो मैं आपको बता रहा था कि मेंस बूस्टर सीरीज का महत्व क्या है। तो मानो मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जरूरी है एग्जाम के लिए, तो यहां जब पीवाईक्यू का एनालिसिस करके नीचे जाओगे तो मैंने बता रखा है कि मेरे हिसाब से भाई ये 3 थीम्स पे ऑलरेडी क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा ये टॉपिक और आपको पढ़ लेने हैं, ये एग्जाम के लिए जरूरी है। बट हो सकता है अब जब हम किसी भी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमें भी लगता है नहीं यार इस पे भी आ सकता है, हो सकता है मेरे से कुछ छूट हो जाए कि मुझे लगे 5 टॉपिक आ सकते हैं और आपको लगे नहीं हो सकता है, छठा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उन चीजों को जब आपको पढ़ना हो तो आप मेंस बूस्टर सीरीज में चले जाना। तो वो आपके बेस नोट्स बन गए। बेस नोट्स के ऊपर, वो क्लास में नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, बेस नोट्स के ऊपर आपकी बुकलेट होगी जिसको हम कहते हैं क्यूईपी की बुकलेट। क्यूईपी की बुकलेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए सिर्फ वैल्यू एडिशन है, उसमें से सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू एड पढ़ाएगा कि अच्छे कीवर्ड क्या हैं, अच्छा ग्राफ क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में 1-2 शब्द कुछ अच्छे मिल गए, कुछ इंडेक्स की रैंकिंग अच्छी मिल गई, कुछ मोदी जी की चीफ मिनिस्टर की स्पीच में कुछ अच्छा कंपोनेंट आ गया, तो सीधा तो पूछेगा नहीं वो। तो इसलिए पार्ट ए में से सीधे सवाल नहीं आएंगे, वो सिर्फ वैल्यू एडिशन की क्लासेस हैं। हर थीम की मोटा मोटी जो छोटी थीम्स है उनके 2 क्लासेस होंगी, तो ये वैल्यू एडिशन हो गया और ये सिर्फ कंटेंट की क्लासेस होंगी। पार्ट ए में वैल्यू एडिशन प्लस टेम्पलेट। टेम्पलेट में भी आपको पढ़ाऊंगा कि टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट आपको मदद करता है डायमेंशन सोचने में। तो ये रफ हमारा शेड्यूल रहेगा, प्लस आपको शायद 2 चीजें और सॉफ्ट कॉपी में मिली होंगी, पीवाईक्यूज, यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज आपको मिले होंगे और यूपीएससी के पीवाईक्यूज आपको मिले होंगे, दोनों सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा आपको। सॉफ्ट कॉपी में इसलिए मिल रहा है कि उसमें से जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े कम है, बट आपको उनको पढ़ना बहुत अच्छे से है। जैसे कि अगर मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस उठाऊं तो यूपीएससी से जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में पीसीएस ने 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल जो यूपीएससी से पूछा है वो ये पूछा है मेक इन इंडिया वाला। तो यहां सवाल क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता और मौलिक श्रम सुधारों पर निर्भर है? यूपीएससी में पूछा था कि मेक इन इंडिया की सफलता लॉजिस्टिक्स में, मूव इन इंडिया, मूव इन इंडिया मतलब कोई सामान यहां पड़ा है उसको यहां से किसी और डिस्ट्रिक्ट में किसी और स्टेट में लेके जाना है, उस टाइम पे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आया था, तो वहां पूछ लिया था मेक इन इंडिया और मूव इन इंडिया, यहां पूछ लिया मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, तो पूछा वहीं से ही प्रेरित है। दूसरा, उन्होंने भी बजट का सीधा सीधा सवाल पूछा था 2017 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बजट लेके आई है, उस बजट में शिक्षा से रिलेटेड या बुनियादी ढांचे से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स है। तो दूसरा ये क्वेश्चन पूछा है और एक कोई और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने जो सीधा सीधा यूपीएससी से उठा के पूछा हुआ है। तो इसलिए आपको यूपीएससी के पीवाईक्यू जो हम सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं उसको पढ़ना है, उसमें से अच्छा अच्छा कंटेंट अपन एक एक पेज में निकालते चले जाएंगे। और यूपीपीसीएस का भी हमने शायद आपको मॉडल आंसर सॉफ्ट कॉपी में दिया है, उसको भी पढ़ लेना पीवाईक्यूज को। तो वो 2 चीजें, ये हैंडआउट का टोटल डिस्कशन रहा, ये सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी, ये ऑफलाइन वालों को हार्ड कॉपी मिलेगा और ऑनलाइन वालों को सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ये रफ रहने वाली हैं आपके हैंडआउट्स। एमबीएस में क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, ये पीवाईक्यूज वाला मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप डाउट लेके आते हैं तो मैं सॉल्व जरूर करूंगा कि सर ये सवाल आया था समझ नहीं आया, इसको कितने पार्ट्स में तोड़ू और कितने पार्ट्स में नहीं तोड़ू। तो उस तरीके की अगर आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं। ये क्यूईपी वाला पूरा पार्ट अपन क्लास में कवर करेंगे। बेसिक्स से रिलेटेड कुछ और डाउट्स किसी के? एनी अदर डाउट्स? चलें फिर पढ़ें। हाँ, 1 पेजर और बताना है, बस 10 सेकंड देना। जो यू आप में से कौन कौन सा है जो सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसने यूपीएससी का कोई प्रीवरी कुछ नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बच्चे ही हैं बस। बाकी सब ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी भी दिया है, पढ़ाई की है उसकी ना, बैग खरीदा है। तो ऐसा मजाक मजाक तो कर सकता हूं ना मैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है।
यूपीएससी के 1 पेजर नोट्स या यूपीएससी के आंसर्स और पीसीएस के आंसर्स में एक फर्क है। फर्क क्या है? यूपीएससी में जो 10 मार्कर क्वेश्चन आता है उसमें 2 पन्ने मिलते हैं, पीसीएस में 8 मार्कर में 2 पन्ने मिलते हैं। बट क्वेश्चन में फर्क यह है कि वहां 10 मार्कर में 2 पार्ट्स पूछता है वो, कि कृषि की चुनौतियां क्या है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो दोनों पार्ट पूछ लेगा एक ही सवाल में। पीसीएस में ऐसा नहीं पूछता, पीसीएस में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछता है, कृषि की चुनौतियां बता दो, या कृषि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से कैसे यूपी जो है वो एग्रीकल्चर कृषि का हब बनेगा। तो वो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है और 8 मार्कर क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर 8 मार्कर क्वेश्चन है तो मुझे चाहिए 8 पॉइंट, अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो मुझे चाहिए 10 पॉइंट यूपीएससी में। बट प्रॉब्लम क्या है, वहां 2 पार्ट पूछा है तो एक हेडिंग के नीचे 5-5 लिख दोगे तो काम हो जाएगा, यहां काम नहीं होगा। तो जब भी आप अपने नोट्स यहां बनाओगे 1 पेजर के, मानो आप किसी की चुनौतियां लिख रहे हो, खाद्य सुरक्षा का टॉपिक लिखा और लिखा खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां क्या है, खाद्य सुरक्षा का महत्व क्या है, तो मुझे महत्व के नीचे भी 8 पॉइंट चाहिए, मुझे चुनौतियों के नीचे भी 8 पॉइंट चाहिए। पहला पार्ट तो ये जो पेपर अलग होगा। दूसरा, जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो उसके मुझे 2 तरीके के परिचय चाहिए। एक टाइप के परिचय को मैं कहता हूं आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। आयरनी क्या होता है, एक बहुत अच्छा दिखा दिया, एक बहुत खराब दिखा दिया। तो मानो खाद्य सुरक्षा का एक टॉपिक है, खाद्य सुरक्षा के टॉपिक में अगर मैं परिचय डालूं तो मैं ये डाल सकता हूं कि भारत कृषि उत्पादन में तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादकता है, बट 90,000 करोड़ का वेस्ट हो जाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं 350 मिलियन टन का टोटल उत्पादकता है, लेकिन 30% जो पॉपुलेशन है वो कुपोषित है। तो मुझे 2 एक्सट्रीम फैक्ट दिखाने हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। एक तो मेरा परिचय ऐसा ही होगा और दूसरा तुम्हारा जो मर्जी है वो कर लेना। आप डिफाइन कर सकते हो, आप हिस्टोरिकल लिख सकते हो, आप करंट अफेयर्स बेस्ड लिख सकते हो, जैसा आपको लिखना है वैसा लिख देना। लेकिन मुझे एक हेडिंग के नीचे 2 परिचय चाहिए। ये 1 पेजर आप बनाएंगे कब? ये 1 पेजर आपको बनाने हैं जब मैं आपको पार्ट बी की क्लास खत्म कर देता हूं। तो जब मैं आपकी कल पार्ट बी की क्लास खत्म करूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा, उससे नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट बताऊंगा नहीं मैं, बाय डिफॉल्ट आप अपने 1 पेजर नोट्स बना लेना। आप वो 1 पेजर मुझे दिखा सकते हैं बनाने के बाद, बट 1 पेजर नोट्स देने में मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, वो आपको खुद से बनानी है। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा वो बता देता हूं। इसमें 2 परिचय दे दिए, फिर उससे रिलेटेड कुछ अपन ने डेटा डाल दिया, क्या मुझे इंडिया का मैप बना के दिखाना है, क्या यूपी का मैप बना के दिखाना है, क्या कोई 1-2-3 ग्राफ अपने यहाँ पे डाल दिए, वो अपना काम यहाँ से हो जाएगा। फिर मुझे कुछ कीवर्ड चाहिए। अब भारत में खाद्य सुरक्षा का महत्व का भी सवाल आ सकता है और चुनौतियों का भी सवाल आ सकता है। तो मतलब मुझे कुछ पॉजिटिव कीवर्ड चाहिए और कुछ नेगेटिव कीवर्ड चाहिए। मतलब मानो एक अंतराल लिख दिया, डैश अंतराल, दूसरे में सहभागी लिख दिया, तो मतलब मुझे कुछ पॉजिटिव, कुछ मतलब 2 या 3 पॉजिटिव कीवर्ड उस टॉपिक के, 2 या 3 नेगेटिव कीवर्ड उस टॉपिक के, और कुछ फ्रॉम एंड टू वाले कीवर्ड चाहिए। ये मैं क्लास में आपको इनफ दे दूंगा, आप क्लास में से उठा लेना, आपका काम वहीं से हो जाएगा। फिर जो राइट साइड में अपन लिखेंगे कि महत्व क्या है, जरूरत क्या है, तो खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्या है वो मैं आपको टेम्पलेट पढ़ा दिया करूंगा पार्ट ए में ही। तो मैंने स्टीपाई करके एक टेम्पलेट पढ़ाई है, तो वो किसी भी क्षेत्र की, मान लो आप कृषि की, मत्स्य पालन की, बागवानी की, एक्सपोर्ट की, जिसकी भी, अब भाई हर किसी से रोजगार का साधन होगा, पोषण देगा, गरीबी उन्मूलन का कारक होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाएगा, एक्सपोर्ट हब बनाएगा, वही तो 7-8 कंपोनेंट है और क्या कराने हैं। तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे अपन। स्टीप आई को मैं जब पढ़ा दूंगा तो एक पॉइंट आपको सोशल लिखना है, टेक्नोलॉजी का लिखना है, एनवायरमेंट का लिखना है, इकोनॉमिक का लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लिखना है, इंटरनेशनल लिखना है, उसी ऑर्डर में। लेकिन लिखने अपने को 8 पॉइंट है, वो आपको 8 पॉइंट, इसी में एक फॉर्मूला ऐड कर देंगे 8वें पॉइंट को। 1-2 डायग्राम्स बना दिए जो आपको लगते हैं जरूरी है। पीछे वाले पेज में पीसीएस में क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, इसीलिए उनके 1 पेजर नोट्स थोड़े छोटे बनते हैं, पीसीएस के 1 पेजर नोट्स थोड़े बड़े बनते हैं। मतलब अगर एक पेज है तो उस पेज के पीछे और आगे पूरा लिखोगे तब एक टॉपिक फिनिश होगा। तो खाद्य सुरक्षा दोनों तरफ फिनिश कर देना है, तब जाके खाद्य सुरक्षा फिनिश होगा। आप चुनौतियां लिखोगे, चुनौतियों का भी एक टेम्पलेट पढ़ाऊंगा, तो वो टेम्पलेट पढ़ लेना, उसके हिसाब से वो फिल कर लेना। जब भी आप नोट्स बनाएंगे, मुझे कीवर्ड बेस्ड वाला आंसर राइटिंग पसंद है तो मैं वैसे ही पढ़ाता हूं। तो जब भी मैं कोई पॉइंट लिखना चाहूंगा तो उसके शुरू के 1 या 2 वर्ड कीवर्ड होंगे,
फिर मैं उसको 5-6 वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा और उदाहरण लिखना है। उदाहरण क्योंकि मुझे एग्जाम में याद होना चाहिए, तो मेरे उत्तर में निकल के आना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल आप लिखोगे ये ब्लैक पेन से लिख लेना, मतलब सिर्फ ईजी जो लिखा है या उदा करके जो लिखोगे आप वो काले पेन से लिख लेना, बाकी सब ब्लू में चल जाएगा। इसी के अंदर आप अपने ग्राफ बना सकते हैं, ये सब मैं सिखा दूंगा कैसे बनानी है। फिर ये अपन ने वे फॉरवर्ड आगे की राह लिख दिया 4-5-6 पॉइंट, फिर 1-2 फॉर्मूले डाल दिए। यहाँ फॉर्मूले डायमेंशन बढ़ाने के लिए ही होते हैं बस। फिर अपन ने सरकारी पहलू लिख दिए, पहले नेशनल लेवल की लिखेंगे फिर यूपी स्पेसिफिक की लिखेंगे, दोनों ही कम से कम 5-5 होनी चाहिए। हैंडआउट में इनफ होगा वहीं से निकाल लेना, जैसे यहाँ 3 लिखी है तो ये कम है, अपने को चाहिए 5। और ये आएंगी कहां से? आने के लिए बहुत सरल सा काम है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अपन जाएंगे बजट में, आजा भाई। तो जैसे ये बजट के डायग्राम्स निकाले हैं बीपीएससी बैच के एक बच्चे ने, तो ये मैंने डायग्राम्स यहाँ पे, ये वेबसाइट पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री रिसोर्सेज वाले पार्ट में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप। जब भी आप डायग्राम्स बनाओगे एग्जाम के हिसाब से, बजट में दिक्कत क्या होती है कि बजट में इस साल का डेटा होता है और पिछले साल का डेटा होता है। एग्जाम के हिसाब से वो जरूरत है ही नहीं ना, क्योंकि आपको तो 5 साल पुराना डेटा चाहिए, 10 साल पुराना डेटा चाहिए, 20 साल पुराना डेटा चाहिए। तो मतलब एक चीज तो आप वहां से उठा लो कि 2024 में जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या थी, विकास दर क्या थी, और एक आपको सर्च करनी पड़ेगी कि इतनी थी। वैसे ही मान लो कि अपन देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम है 36,000 मान लो बिहार की, तो 2014 में कितनी थी, तो ये 14 आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा। एग्जाम सिर्फ बजट में इस चीज के बुनियादी ढांचे के क्या क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, ऐसा ही क्वेश्चन बजट से सीधा आता है। उसके अलावा तो बजट इज ए टूल जो आपको मदद करेगा डायमेंशंस बढ़ाने में। तो ये, और प्लस एक और चीज का ध्यान रखना कि जब भी आप वो डेटा लिख रहे हो तो उसको एवरेज कर लेना, मतलब हो सकता है 35,515 हो, बट वो तो याद नहीं रहेगी और प्री है नहीं है, तो मेंस में आप इसको 36,000 कर देंगे। हो सकता है 17,500, बट मैं इसको 18,000 के आसपास में कर दूंगा। इसको 18 के, इसको 36 के, फायदा ये हो गया कि मैं 2x लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 17 और 36 करता तो मैं 2x नहीं लिख पाता। तो आसपास का डेटा अपन को लिखना है, एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं लिखना है। तो ये जो बजट वाला पार्ट आ गया, तो अब आज का हल्का सा होमवर्क दे रहा हूं, वो लिख लो। होमवर्क मैं भूलता नहीं हूं यूजुअली, तो अगर क्लास में आना है तो करके आना, वरना थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है बस। तो जो नए बच्चे आए हैं चाहे पुराने बच्चे आए हैं, अगर पुराने वाले आए हैं तो कल मैप लेके आएंगे, जो मैंने पहले असाइनमेंट दे दिया था। और मैप लेके आने का मतलब ये है कि आप पीसीएस की साइज वहां तो 15 आती है, बट मैं यहाँ 16 में लिखवाता हूँ, चलो 15.5 कर लेते हैं ना, आपकी ना मेरी। 15.5 सेंटीमीटर की विड्थ पे 2 लाइन चाहिए। अगर आपको वो कहीं मार्केट में नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो स्केल उठाओ, 2 घंटे का काम है। 15 सेंटीमीटर की विड्थ नापो, लाइन खींचते 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 चले जाओ, एक कॉपी बन जाएगी। और ये करीब करीब 20-21 लगा लेते हैं, 21 सेंटीमीटर की हाइट, 15, 15.5, 16, 14.5, लेकिन इतना ही बस, उससे कम ज्यादा नहीं। तो 14.5 से 16.5 सेंटीमीटर की विड्थ और 21 सेंटीमीटर की हाइट, उसको उसी कॉपी में आप कल से बैठ के पढ़ेंगे। ये मैं इस चीज पे इसलिए फोकस करता हूं कि जब मुझे डायग्राम्स बनाने होंगे ना राइट हैंड साइड में, तो यहां तो आप बना लो 12 सेंटीमीटर की कॉपी, और परीक्षा में आ गई 15 सेंटीमीटर, तो हर लाइन में एक एक शब्द एक्स्ट्रा लिख रहे होगे। तो अगर एक पेज में 15-17 भी लिखते हो तो आपने 15-17 वर्ड्स हर पेज पे एक्स्ट्रा लिख रहे हो, और कुल मिला के 50 हैं, 750-800, मतलब 3 सवाल 4 सवाल जितने एक्स्ट्रा शब्द लिखोगे आप, ये मैथ्स है। तो इसलिए मेरे को एग्जाम हॉल जैसी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इस पार्ट को आप 1 2 3 और यहां 4, 1 2 3 4, 20 खांचे बनेंगे। उस 20 खांचे के अंदर एक पेज पे 20, एक पेज पे 20, 40 इंडिया के मैप और 40 यूपी के मैप, ये मुझे कल चाहिए होगा। तो ऐसा खुद से बना के 2 पेजेस में, पहले पेज में यूपी का मैप, दूसरे पेज में यूपी का मैप, तीसरे में इंडिया का मैप, चौथे में इंडिया का मैप। मैप मतलब इन एरियाज में खत्म हो जाना चाहिए वो। ये हुआ पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट,
1 2 और 3, कितने खांचे बने? 12। यहां मुझे जो यूपी का बजट आया होगा, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, बिकॉज नया बजट आएगा, मैं उस पर एनर्जी लगाऊंगा। अभी वाले आप अपने हिसाब से उसको फिनिश कर लो। तो यूपी का जो बजट है, मुझे उसमें उसके डायग्राम्स चाहिए कि उसको कितने डायग्राम्स, ग्राफ एक्सेट्रा ऑल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कितने तरीके के डायग्राम होते हैं, कितने तरीके के ग्राफ राफ होते हैं, उसके वीडियो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, 20-20 मिनट की वीडियो, वहां से देख लेना, अपना काम, आपका काम वहां से निपट जाएगा बेसिक समझने के लिए। और उसके बाद ये बजट से निकाल के ये डायग्राम्स कल तो नहीं बन पाएंगे, परसों तक या मैक्सिमम उससे नेक्स्ट डे तक, आज 8 9 10 11 तारीख तक आप मुझे इसके 40 डायग्राम के आसपास में अपने लिए बना लेना। तो 40 बजट से बना लेना, सर्वे से बना लेना, वहां से उठा लेना। देखो समझो, अगर जिन्होंने ये कॉपी देखी होगी या बाकी कॉपी देखी होगी, इसमें जो राइट साइड के डायग्राम्स बने हैं, वो बनाने के लिए आपके पास बेस सोर्स तो होना चाहिए ना। तो अगर खुद से बनाओगे ही नहीं तो एग्जाम में कहां से बनेंगे? फिर अपन वही फंस जाएंगे कि सर डायग्राम बनाना नहीं आता है। अरे भाई, जब खुद से बनाएंगे तभी सीखेंगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी बन पाएगा। तो इसलिए ये आपको खुद के बनाने के लिए रखने, तो ये आप अपने हिसाब से बना के अपने पास रख लेना, मुझसे चेक करा सकते हो। बस एक काम करना, 6 बना लाना कल तक। तो 6 में अगर कुछ गलती हुई तो कल वहीं सॉल्व कर लेंगे, अगर गलती नहीं हुई तो उसको बढ़ा लेना आगे। लेकिन सारे डायग्राम जेल पेन से चाहिए मुझे, बॉल पेन से नहीं चलेगा। तो वो आप बदल लेना उसको, और यूपीएस पीसीएस फॉर्मेट की कॉपी में ही बना के लाएंगे। तो पहला होमवर्क हो गया इंडिया का मैप 40, यूपी के मैप 40 और ये 6, ये कल तक करके लाएंगे। अब जब इतनी मेहनत करेगा बच्चा तो अपने आप में ही सिलेक्शन हो जाता है, और कहां रॉकेट साइंस। दुख की बात यह है कि लड़का है ये, मतलब लड़कियों में तो बाय डिफॉल्ट ऐसा नीटनेस और अच्छी हैंडराइटिंग के जीन्स होते हैं ना, लड़कों में कहां होता है। ये इन्होंने बजट के हाइलाइट्स लिखे हैं टॉपिक वाइज, ये आप अपने वन पेजर में ऐड करते चले जाना। मतलब मानो आपने बजट पढ़ा और उसमें आया कृषि क्षेत्र में 2 नई स्कीम लेके आ गई यूपी सरकार, तो आप अपने वन पेजर नोट्स के लिए बचा के रख लेना उसको। जो बजट और इनमें जो नई नई स्कीम्स लेके आई हैं, वो पेपर 6 में मैं क्लास में कवर करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम क्लास में कवर नहीं करेंगे। बट पैरेलली अगर आप साथ में चलते रहेंगे तो 24 मार्च या 27 मार्च तक हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। नाउ वी हैव अ डेट। तो ऐसा बहुत अनलिमिटेड नहीं जा रहे हैं अपन की, कुछ भी नहीं पता कब एग्जाम होगा, ये वो सब मोटा मोटी ये डेट्स फ्रीज है। तो इसलिए अब अपने पास कितने दिन बचे हैं? 110, 110 दिन के आसपास में बैठा हुआ है, 105 110 दिन के आसपास में। क्लासेस में 50-60 दिन में फिनिश करा दूंगा, और उसके बाद 40 दिन होंगे अपने पास में। तो मेरे हिसाब से 15 दिन बाद, 17 दिन बाद आप टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हो लिखना। जो बैच 2 के बच्चे हैं, बैच 1 वाले जो बच्चे हैं, वो 15 तारीख से टेस्ट लिख लेना चुपचाप, कोई एक्सेप्शन मत मांगना उसमें, सर आ नहीं रहा, सर 3 ही सवाल हो रहे हैं, 2 ही सवाल हो रहे हैं, ना ना ना, वो नहीं चलेगा। एक होता है बस एडमिशन लेके और एडमिशन ले लिया, और दूसरा होता है कि टीचर के साथ रेगुलर पढ़ाई करना, दो अलग चीजें। उसमें आपके पास भले ही कितना भी पैसा हो या किसी भी रेफरेंस से आप आ जाओ, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, वो पक्का है। तो इसलिए आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो, जो जो मैं काम दे रहा हूं उस काम को फिनिश कराओ। उत्तर लेखन में आप नाम सुन के, आंसर्स देख के ही मेरे पास में आए होगे, तो लेट मी हेल्प यू गाइस, बट उसके लिए जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो आपको करने पड़ेंगे। तो 15 दिन तक आप कोई आंसर नहीं लिखेंगे, जो नए बैच वाले बच्चे हैं। आंसर मतलब फुल फ्लेज्ड टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो 15 दिन तक आप टेस्ट मत लिखना, ऑल दो टेस्ट सीरीज 15 तारीख से शुरू हो रही है, बट मेरे हिसाब से आज कल से जोड़ लो 15 दिन, 22-23 तारीख से आप टेस्ट लिखना शुरू करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। बाकी मर्जी आपकी है, बट मैं अपने हिसाब से अपना सजेशन दे देता हूँ। 15 तारीख से टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि 15 दिन आपको मेरे को समझने में लगेगा कि मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है। ये वाला जो है कि मान लो कृषि क्षेत्र में ये बजट में बोला गया है, या वुमेन से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड ये बोला गया, इनको आप सीधे वन पेजर में कन्वर्ट करा लेंगे। तो वो सीधा अपने वन पेजर में वो स्कीम लिखी थी ना, यहाँ ये जो स्कीम्स थी, तो सीधा यहीं ऐड करते चले जाना, तो वहां से उठाना और सीधा यहाँ ऐड करना है। ठीक है भाई, अब पढ़ाई पे आते हैं सीधा कि जब, अच्छा पहले पीवाई क्यू एनालिसिस करना है, इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर, ये मेरे से मिलके जाना था, इसको बंद, इसको भी बंद कर देते हैं, ये गलत बंद कर दिया।
यही पढ़ाना था। देखो यार, जब मैं पीसीएस के पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रहा हूं जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में, तो वो 4 थीम से पूछता क्वेश्चन। एक पहला पूछता है बेरोजगारी से रिलेटेड, दूसरा पूछता है 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे उससे रिलेटेड, वैश्वीकरण से रिलेटेड, कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस किस पे क्या क्या पड़ा है। कभी वो वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछ लेता है, कभी वो असमानता पे पूछ लेता है, कभी वो लेबर पे पूछ लेता है, बट एक वैश्वीकरण का प्रभाव किस पे क्या पड़ा है, एक उस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम पिछले 6-7 साल देखें तो 6 बार 5-6 बार उसने ये सवाल पूछा है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है बजट से, यूपी का उसी साल का बजट, उसमें किसी क्षेत्र से रिलेटेड सरकारी पहल क्या क्या उठाई है उसका क्वेश्चन आ जाता है, या ब्रॉड। और चौथा है यूपीएससी का जो कॉपी करके पूछ रहा है। तो अभी तक तो ये सिर्फ यही 4 टॉपिक से रिलेटेड पूछा है। तो 1 पेजर आप किस किस का बना सकते हो, बेरोजगारी का, तो कल फिनिश होने के बाद परसों बना लेना इसका, वैश्वीकरण का, तो कल फिनिश होने के बाद परसों बना लेना इसका, बजट जब आएगा तब बना लेंगे, अभी के लिए छोड़ देंगे। और यूपीएससी पीवाईक्यूज अपने एक दिन में 1 2 3 वो सॉफ्ट कॉपी पड़ी है वहां से निकालते रहना अपना खुद का कंटेंट। इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है जो मुझे लगता है, तो एक आत्मनिर्भर भारत पूछ सकता है वो, अब तो मैं क्लास में करा दूंगा, उसको पढ़ने के बाद आप उसके नोट्स बना लेना। फिर विकसित भारत का सवाल आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है कि विकसित भारत कैसे बनेगा। तो अगर और ये क्वेश्चन जीएस 1 में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है। अगर 3 में पूछ रहा है तो आपको अपना उत्तर आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर 2 में पूछ रहा है तो पॉलिटी गवर्नेंस इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर 1 में पूछ रहा है तो सामाजिक पहलू के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और ऐसे है तो होलिस्टिक। तो अगर 3 में पूछ रहा है तो मैं टेम्पलेट बना दूंगा एक, उसी टेम्पलेट के हिसाब से अपने को कैसे 2047 तक बनेगा वो लिखना है। वैसा ही एक सब कंपोनेंट यूपी का पूछ सकता है, 1 ट्रिलियन कैसे बनेगा, तो वही 6-8 कंपोनेंट डालेंगे, वैसे ही निवेश बढ़ाएंगे, नवाचार बढ़ाएंगे, बुनियादी ढांचा बढ़ाएंगे, लैंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख दिया, तो वही सब 7-8 पॉइंट है, अपन पढ़ लेंगे। दूसरा, निर्यात आधारित आर्थिक वृद्धि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो निर्यात में चुनौतियां क्या हैं और निर्यात का महत्व क्या है, दोनों ही पूछ सकता है। वैसा ही यूपी में पूछ सकता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कैसे यूपी को इंडिया का निर्यात हब बना सकता है, ये सवाल आ सकता है। इसका भी अपन 1 पेजर बना सकते हैं। ये 1991 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि 1991 में एक संकट आया था, उसके बाद 2008 में आया, फिर कोविड में आया, और अभी भी जितनी नौकरियां जा रही हैं उस हिसाब से लग रहा है कि अपन वापस से वर्ल्ड रिसेशन में चला जाएगा। तो इस पे सीधा सवाल तो नहीं आएगा, बट अपने को रफली पता होना चाहिए 2008 तक क्या चल रहा था, 2008 से कोविड तक क्या चला, अब क्या चल रहा है एक्सेट्रा। तो मैं क्लास में कवर करा दूंगा, मुझे नहीं लगता इसमें आपको 1 पेजर बनाना चाहिए, तो क्लास वाला ही इनफ रहेगा। एलपीजी मैंने आपको बता दिया। तकनीकी और बेरोजगारी से रिलेटेड आपको लग रहा है 1 पेजर बना लेना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने 20,000 हटा दिए, इसने 10,000 हटा दिए, इसने 15,000 हटा दिए, तो वो एक टॉपिक मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के फायदे क्या हैं, टेक्नोलॉजी बेरोजगारी को क्या चुनौतियां दे रहा है, उससे रिलेटेड सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, यूपी ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो उस पर एक 1 पेजर बन सकता है। तो 2 ऊपर वाले, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा ये। तो मुझे लगता है इस थीम से अपने पास 6 1 पेजर नोट्स रेडी होने चाहिए। जब भी आप किसी क्षेत्र की बात करते हो, ऑनलाइन वालों बाद में देखता हूं भाई तुम्हारे मैसेज, मैं कह रहा हूं जब भी मैं किसी प्रोडक्ट की बात करता हूं या किसी क्षेत्र की बात करता हूं, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि हमें 4 फैक्टर इनपुट्स चाहिए होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका मतलब अगर देश में एफडीआई नहीं आ रहा है, या देश में एमएसएमई अच्छा नहीं हो रहा है, या भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा उसमें क्या चुनौतियां हैं, सब में ही तो मैं वो सेम पॉइंट लिखूंगा कि भाई कुछ तो भूमि सुधारों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ लेबर रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ पूंजी नहीं आ रखी है, और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ रखा है। तो 4 पॉइंट तो मेरे ये फिक्स्ड ही हो गए, बिकॉज कुछ भी मुझे नया स्टार्ट करना है तो ये 4 तो चुनौतियां हैं ही है। और उसके बाद 2 चुनौतियां अपन इन जनरल कर लेंगे, एक वैश्विक स्तर पे कुछ कर लेंगे कि वैश्विक अनिश्चितता चल रही है, आपस में लड़ी बहुत ज्यादा रही है, तो वॉर से रिलेटेड पॉइंट, अनिश्चितता से रिलेटेड पॉइंट, वो अपन एक डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। और छठा होगा कि जिस क्षेत्र के बारे में पूछा है, मानो ने पूछा कृषि क्षेत्र की चुनौतियां क्या है या विनिर्माण की चुनौतियां क्या है,
तो उसी क्षेत्र की अपनी भी तो चुनौती होंगी कुछ। अगर मैं कृषि की बात कर रहा हूं तो कृषि में कह सकते हैं अपन की कृषि की एवरेज एज जो है वो 58 ईयर्स है, तो वो उस कृषि स्पेसिफिक की प्रॉब्लम हो गई। या कृषि का स्त्रीकरण, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। या कृषि के अंदर नया निवेश नहीं आ रहा, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब जो भी वो क्षेत्र है उसकी खुद की एक प्रॉब्लम होगी। तो ये 6 चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। एक लैंड से रिलेटेड, एक लेबर श्रम से रिलेटेड, एक पूंजी से रिलेटेड, एक उद्यमिता से रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, एक वैश्विक स्तर का एक एंगल, और छठा उस सेक्टर स्पेसिफिक का एंगल। तो ये 6 चीजें मुझे लिखनी है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसको बढ़ावा कैसे दूंगा, इनको अच्छा अच्छा कर दो, अपने आप बढ़ावा हो जाएगा। तो भारत 5 ट्रिलियन कैसे बनेगा, ये सब अच्छा कर दो, 5 ट्रिलियन बन जाएगा। यूपी 1 ट्रिलियन कैसे बनेगा, ये सब अच्छा कर दो, यूपी 1 ट्रिलियन बन जाएगा। यूपी में एमएसएमई कैसे आएंगी, ये सब अच्छा कर दो, तो यूपी के अंदर एमएसएमई आ जाएंगी। उल्टा कर देते हैं, यूपी में एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज इन्हीं सब में प्रॉब्लम है। इंडिया में एफडीआई क्यों नहीं आ रहा, इसी सब के अंदर प्रॉब्लम है। एमएसएमई में क्या चुनौतियां हैं, इसी सब के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये मेरे डायमेंशंस बढ़ाएगा। डायमेंशंस अपने को यहीं से रखने हैं। पहले याद करा देता हूं, मतलब फोटो वोटो आप बाद में लेना, पहले मैं याद कराता हूं, फिर अपन फोटो लेंगे बाद में। अब मुझे इनको अंदर के डायमेंशंस खोलने हैं ताकि पॉइंट याद रहे एग्जाम के अंदर। तो जब भी मैं भूमि से रिलेटेड बात करता हूं तो एक कीवर्ड है जिसको कहते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। अब वो इंग्लिश में काफी कॉमन कीवर्ड है, हम हिंदी में भी उसको यूज कर सकते हैं। रेगुलेटर मतलब नियामक, और कोलेस्ट्रॉल तो कोलेस्ट्रॉल ही हो गया। कोलेस्ट्रॉल की एक खास विशेषता क्या होती है, वो धीमा कर देता है किसी भी चीज को, तो ब्लड सर्कुलेशन को स्लो करता है। और रेगुलेटर क्यों सेटअप हुए थे भाई, जो अलग अलग नियामक संस्थाएं बनाई थी 1980 में, 1990 में, क्यों बनाई थी, निगरानी करने के लिए। बिकॉज 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, जब प्राइवेट प्लेयर्स आए, तो उनको उनके और सरकार के बीच में कभी तो टकराव होगा। अगर टकराव होगा तो आप कहां जाओगे, कोर्ट में जाओगे। कोर्ट के अंदर तो वैसे ही केसेस पेंडिंग है। तो प्राइवेट सेक्टर बोला भाई हमें कोई अलग से बॉडी दे दो, हमें कुछ प्रॉब्लम आए हम उसके पास में चले जाएं। उन बॉडीज को अपन रेगुलेटर्स बोलते हैं। तो ये जो रेगुलेटर थे ये तो चीजों को तेज करने के लिए थे ना, कि आपस में कुछ इश्यू हो तो अपन कोर्ट की जगह यहां चले जाएं। तो एक तरफ तो रेगुलेटर और दूसरी तरफ उसने स्लो कर दिया, तो उसको कहते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल। अब रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल का हिंदी में कोई एज इट इज शब्द नहीं है, अपन उसको रेगुलेटरी बाधाएं कह सकते हैं। बट रेगुलेटरी बाधाओं में वो क्रक्स मर गया, तो आपको आइडियली इसको रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल ही लिखना चाहिए। अगर मैं हिंदी में वैसे अनुवाद करूं इसका तो फिर कुछ मतलब ऐसा नियामक नियंत्रण, ऐसा नियामकीय नियंत्रण, ऐसा करके कुछ छोटा मोटा सा बनेगा, बट वो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल वाली फीलिंग नहीं आएगी। कुछ शब्द अपने को अंग्रेजी से एज इट इज लिखने, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको हिंदी में मत कन्वर्ट करना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंग्लिश वाला ही अपन उठा के हिंदी लिपि में लिख लेंगे, बट वो लिखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही होगा। तो अगर मैं भूमि से रिलेटेड चुनौतियां देख रहा हूं तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो भ्रष्टाचार है, वो भी चुनौती है। दूसरा क्लियरेंसेज है, भूमि का लैंड एक्विजिशन के क्लियरेंसेज की दिक्कत है, और एनवायरमेंट क्लियरेंसेज की भी दिक्कत है। फिर तीसरा हो गया कराधान। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, कि भारत का जो टैक्सेशन लॉज हैं वो बहुत जटिल है। तो ये 2-3 डायमेंशन अपन इसमें लिख सकते हैं। तो अगर मुझे 1 ट्रिलियन बनाना है तो क्या करूंगा, जटिलता को कम करूंगा, इस मंजूरी को इजी करूंगा, और ये भ्रष्टाचार को कम करूंगा। बट मैं कैसे दिखाऊं कि भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो मैं एक फैक्ट लिख दूंगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जो इंडिया की रैंकिंग देता है। तो मैं जेनरिक स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मुझे उसको किसी चीज के साथ में सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए मेरे रेगुलेटर से रिलेटेड। दूसरे मेरे पॉइंट हो गए श्रम से रिलेटेड। श्रम में क्या है, अनुबंध प्रवर्तन। अनुबंध प्रवर्तन मतलब जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग देता था, तो आखिरी उसने रैंक दी थी भारत की 2019 में शायद, है ना। और कितनी रैंक थी, 63। और जब मोदी जी आए थे तब कितनी थी, 130, 135। तो अपन 63 तक तो आ गए। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसमें शायद 10 पैरामीटर्स हैं, उसमें से एक पैरामीटर में हम अनुबंध प्रवर्तन में हमारी रैंक थी 154। ठीक है, अपन मानते नहीं है ना अनुबंध, तो क्या ही है कॉन्ट्रैक्ट, बाद में देख लेंगे, चल कोर्ट में देख लेंगे।
पता है कि वो इफेक्टिव तो होगा नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है श्रम में, कि श्रम में अगर आपको स्किल देना है, कौशल करना है उसको, तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, और उसका पैसा लगेगा। आपने उसको ट्रेन किया और 3 महीने बाद भाग गया, आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप बोलते हो सिखाएंगे ही नहीं। और वैसे भी अपने को पता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है 85%, तो कौन ही उसको कौशल देगा। तो इसलिए एक है अनुबंध प्रवर्तन, दूसरा है आईपीआर, तीसरा आर&डी। तो अपने को पता है निवेश दर कितनी है देश में, 0.7% है। 30 साल से सेम है, 30 साल हो गए हैं वही 0.7 0.7 0.7 0.7। क्यों है? बिकॉज जब तक वो निवेश या जब तक वो आर&डी हमारा सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं करेगा, अपन पैसा खर्च नहीं करने देंगे ना उस पर। मनरेगा में करेंगे तो कम से कम पैसा आता है। और आप बोलो उस लैब के अंदर जाके एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी, उस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि चूहे को इंजेक्शन लगाए हमने कि वो चूहा गायब कैसे हो जाएगा। कैसे? मंगलयान हमने भेज दिया, वहां लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मतलब ठीक, बट क्यों भेजा? ये तो सवाल था कि आप बोल रहे हो कि दुनिया में सबसे सस्ता भेजा, 7 रुपए पर किलोमीटर में भेजा, बट भेजा ही क्यों? तो इसलिए वो आर&डी पे निवेश तभी बढ़ेगा जब वो आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फिर पूंजी रिलेटेड प्रॉब्लम है, पूंजी में क्रेडिट तक पहुंच नहीं है। क्रेडिट तक पहुंच नहीं है तो क्या बोल सकते हैं अपन कि अनौपचारिक क्षेत्र ही 85% है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट होंगे नहीं तो आपको लोन कौन देगा भाई? तो क्रेडिट तक पहुंच नहीं है। बढ़ते एनपीएस हैं, ये कह सकते हैं सार्वजनिक निवेश नहीं है। सार्वजनिक निवेश अगर नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। आपने मॉडल सुने होंगे, बीओटी टोल का मॉडल सुना है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल मॉडल। उसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेयर बनाता है और प्राइवेट प्लेयर 30 साल तक 35 साल तक अपना टोल कलेक्ट करता है और फिर सरकार को दे देना है। बट बीओटी टोल चला नहीं। उसके बाद एक और मॉडल आया जिसका नाम है बीओटी एन्यूटी, और फिर एक और आया हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल। तो मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और अगर सार्वजनिक निवेश 30 करोड़ आ गया तब तो प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, वरना प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। तो हमें बहुत सारे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। तो सार्वजनिक निवेश की प्रॉब्लम है, एनबीएफसी को छोड़ देते हैं। फिर चौथा हो गया उद्यमिता की कमी। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, इसे समझते क्या होगी? हाँ सर, इसको बोलते हैं उद्यमिता। रिस्क लेने की क्षमता, वही तो करता है बिजनेसमैन। रिस्क लेने की क्षमता मतलब कि अपन सीधा फिर वापस आ जाएं। ऐसा जरूरी नहीं आज समझ में आए। तो जोक्स क्या होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो कल तक समझ सकते हैं अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। सो उद्यमिता की जो क्षमता है, ये तो रईस को भी समझ में आ गया यार, 1.5 लाख देके भी नहीं समझ में आ रहा है भाई का। उद्यमिता की क्षमता मतलब रिस्क लेने की क्षमता। उसको अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं एनिमल स्पिरिट। एनिमल मतलब जानवर। क्या विशेषता होती है जानवर की? एग्रेसिव। और बिजनेसमैन की भी यही होती है, एग्रेसिव। तो जो रिस्क एपिटाइट है ना, वो होनी चाहिए। तो उद्यमिता में एक तो ये है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं अपन। अब अगर एक अच्छा बिजनेस चलाना है तो आप जो बुनियादी ढांचे हैं उसको ना 2 पार्ट्स में तोड़ते हो। एक सामाजिक बुनियादी ढांचा, सामाजिक आप या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको। उसमें शिक्षा आ जाता है, हेल्थ आ जाता है, स्किल आ जाता है, एक्सेट्रा। और दूसरा होता है भौतिक, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? रोड आ जाता है, रेलवे आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है, पोर्ट आ जाता है, उड़ान उड़ान स्कीम आ जाते हैं, ये सब आते हैं भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर आपको एक अच्छा बिजनेस चलाना है तो ये दो चीजें तो चाहिए। जोड़ने के लिए रोड चाहिए, और रोड ही क्यों चाहिए, अलग और मीडियम भी चाहिए अपने को। हो सकता है मुझे 5,000 केजी कुछ यहाँ से भेजना हो, तो हो सकता है मैं बोलूं कि नहीं, मुझे रोड से नहीं भेजना, मुझे ट्रेन से भेजना है। बट अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेन इतना ज्यादा नहीं चलता है तो कॉस्टली हो गया, तभी तो एप्पल नहीं आ रहा आपके पास में। तो ये उद्यमिता वाला जो है उसके लिए एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और दूसरा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हार्ड इंफ्रा के 2-3 फैक्ट डाल देंगे कि भाई लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है, ये आपने पढ़ा होगा, तभी तो पॉलिसी आई थी। दूसरा अपन डाल सकते हैं कि 3 करोड़ घरों के अंदर तो बिजली कनेक्शन ही नहीं है। तो ये 3-4 फैक्ट अपन यहां से निकाल के डाल देंगे। वैश्विक स्तर पे क्या है, अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता में अपन डाल सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी है, रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल वॉर है, करेंसी मैनिपुलेशन है। तो वो कुछ 3-4 कंपोनेंट्स अपन यहां से उठा के डाल सकते हैं।
और निर्यात कम हो रहा है। निर्यात में भी एक मेजर चैलेंज है कि भारत का 50% निर्यात सिर्फ यूरोप और यूएसए में जाता है। तो अगर यूरोप और यूएसए में रिसेशन आ गया, अपना तो बैंड बज गया ना। तो इसलिए जो निर्यात है उसको अपने को ज्यादा क्षेत्रों तक फैलाना है, तो वो एक चुनौती हो गया। और कुछ अपनी क्षेत्र विशेष की चुनौतियां चल रही हैं। तो ये हो गए अपने 6 पॉइंट, लिखने यही है अपने को। अब एक क्वेश्चन में लगा के मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाऊं तो कैसे लगेगा, जो मैंने आपको शायद बताया था। अगर मैं इसमें से कोविड हटा दूं, महामारी के दौरान को हटा दो, श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में ये भी अपनी को हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है लिखना है कि नहीं लिखना है। अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए होंगे, बट याद कैसे करोगे किस किस को बढ़ाने के लिए क्या उठाया है? तो अपन यहां से उठेंगे और सीधा टेम्पलेट में चले जाएंगे और वहां देखेंगे कि भाई साहब ये बताओ भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कुछ उठाया था क्या? तो हाँ, वो इन्वेस्ट यूपी इनिशिएटिव बना के लाए थे, अभिषेक जी को लेके आए थे कि ये हमारे देश का उद्धार करेगा, है ना। समझ तो आ नहीं रहा अपने को, जो कि हाँ एक आईएएस था वो पैसा लेता पकड़ा, उसके लिए तो पंजाब केसरी पढ़ना पड़ेगा बाबा, से कैसे आएंगी। फिर मंजूरी जल्दी मिलने के लिए कुछ किया था क्या? करधान को सिंपल करने के लिए कुछ किया था क्या? अनुबंध प्रवर्तन के लिए कुछ किया था क्या? R&D निवेश दर बढ़ाने के लिए, नवाचार दर बढ़ाने के लिए कुछ किया था क्या? क्रेडिट तक दर पहुंचाने के लिए कुछ किया था क्या? सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए कुछ किया था क्या? एनपीए कम करने के लिए कुछ किया था क्या? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया था, हार्ड के लिए किया था, वैश्विक अनिश्चितता को कम करने के लिए किया था, या सेक्टर स्पेसिफिक। याद कैसे करोगे कि किस क्षेत्र में क्या था? स्कीम तो पता ही होगी मोटा मोटी, वो तो रट लेंगे अपन, बट प्रॉब्लम ये है कि ये डायमेंशंस खोलने के लिए है। यूपी में एमएसएमई कैसे बढ़ावा दोगे? आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा उसने। तो अब बढ़ावा देने के लिए तो क्या बढ़ावा दें उसमें? तो हम एमएसएमई में भ्रष्टाचार कम करने के लिए क्या करेंगे, मंजूरी के लिए क्या करेंगे, अनुबंध प्रवर्तन के लिए क्या करेंगे, R&D के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट के लिए क्या करेंगे? तो डायमेंशन तो सोचने पड़ेंगे ना। और परीक्षा में अगर इससे पहले आपने मेंस लिखा है, सबसे ज्यादा समय यही जाता है कि आपको लिखने हैं, मान लो 8 तो हम सोचते नहीं है, तो हम सोचते हैं 8 मार्कर क्वेश्चन में 6 पॉइंट लिख दें तो बहुत है, मतलब 1.5 पन्ना। क्योंकि इवेलुएटर तो मतलब पैसा ले रहा है इस चीज का, तो उसको तो हमें पूरे नंबर देने ही चाहिए, उसको फर्क पड़ना चाहिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इसका सिलेक्शन हो रहा है ना। ये तो उसको फर्क, घर जाके उसको ऐसा गिलानी फील होनी चाहिए आज 2 बच्चों को कम नंबर दिए, है ना। क्योंकि उसको तो 11,000 जो आयोग ने 18 गुना कैंडिडेट ले ही लिए हैं। इसे सरकाज्म समझते हो कि नहीं समझोगे? तो वो जो 18 गुना कैंडिडेट उसने ले लिए हैं, अब उन सबको पास कराना है उसको। तो एक्चुअली आप सिर्फ पेपर पूरा करके आ जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। क्यों मेहनत करनी, ग्राफ व्राफ ये सब बकवास है। अरे 11,000 में से 2,500 काटेगा कैसे? आपको क्या लग रहा है आप इकलौता ही हो जो पेपर पूरा करके आओगे? बाकी किसी को पता ही है कि यूपी के अंदर निवेश दर कैसे बढ़ाएंगे? कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस का सवाल आ गया, सिर्फ मैं ही जानता हूं, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ। तो इसका मतलब ये जो कुछ बेसिक हाइजीन है तो करना ही करना है। 2 पन्ने मिले हैं, 2 पन्ने भरने हैं, 125 वर्ड है, 115 से 135 वर्ड लिखने ही लिखने हैं, उसमें एक डायग्राम अच्छा बनाना ही बनाना, ये तो बेसिक है। उसके ऊपर कंटेंट आएगा कि अच्छा, तो अब कंटेंट आएगा तो 8 मार्कर क्वेश्चन में 8 पॉइंट लिखना ही लिखना है, ये पहला पक्का है। अब अपनी सोच खत्म हो जाती है 4 पॉइंट के बाद, 5वां पॉइंट आता है 5 सेकंड लगता है, फिर छठा पॉइंट आता है उसमें 10 सेकंड लगता है, और 7वें और 8वें में आके गिव अप हो जाता है। फिर लिखते हैं अगला सवाल करना है तो छोड़ देते हैं उसको। और हर पॉइंट में उदाहरण तो बोले आयोग ने थोड़ी लिख के दिया है, हर पॉइंट पे उदाहरण लिखना है, हम क्यों लिखें? सही बात है। तो अब कुछ तो रीजन होगा ना, यूपीएससी वाले तुम्हारी सीट खा रहे हैं। सिद्धार्थ, उसके 1-2 सेशन कराए और कराऊंगा, उसने पीसीएस से कितने टेस्ट लिखे? 0, एकदम 0। कमिंग बैक टू दिस कि सबसे ज्यादा समय जाता है वो डायमेंशन सोचने में, तो वही डायमेंशन रट लेना है अपने को, ताकि 20 में से 10-11 क्वेश्चन तो मेरे नोन आ जाएं, और हर नोन क्वेश्चन में मैं 1-1 मिनट बचाऊंगा। तो मतलब टेम्पलेट यूज करके मैं करीब करीब 10 से 12 मिनट बचा रहा हूं, और उन 10 से 12 मिनट के 2 फायदे हैं। एक, नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ गए, अब तो मैं 8 के 8 लिखूंगा, और 1 मिनट भी बचा लिया, उस 1 मिनट को मैं ग्राफ बनाने में यूज करूंगा, उससे अपने को ग्राफ बनाने हैं। समझ गए? इसीलिए आपके जो नोट्स होंगे वो उसी फॉर्मेट में होंगे।
अब मैं इसी नॉलेज को उठा के इस टेम्पलेट में ले जाता हूं, टेम्पलेट है ही नहीं, दिख रही कहीं टेम्पलेट है कहीं? तो कति आज रही सो रहा है हम अपनी टेम्पलेट घर से लाए हैं, इतने तो ढूंढ दिख नहीं रहा वो पीछे उनको, बट चलो हार्ड कॉपी दी है, वहां से देख लेना, कोई बात नहीं, दिया है ना एक प्रिंट आउट। तो अपन गए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, 4 पॉइंट यहीं से लिखे। लैंड भूमि से रिलेटेड 2 पॉइंट याद रखने हैं अपने को, एक भ्रष्टाचार याद करना और एक क्लियरेंसेस याद करने हैं। एक दो और जोड़ सकते हैं, कर से रिलेटेड एक पॉइंट लग सकते हैं, जटिल कर भुगतान ऐसा कुछ पॉइंट लिख सकते हैं अपन, मतलब एक टैक्स से रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हैं, एक एफडीआई से रिलेटेड पॉइंट इसी में कहीं लिख सकते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट अपन ने यहां लिख लिया। अगला आ गया श्रम, लेबर से रिलेटेड, तो अनुबंध प्रवर्तन आ गया, आईपीआर आ गया, आरएनडी आ गया, एटसेट्रा। एक दो फैक्ट इससे रिलेटेड अपन पढ़ लेंगे कि आरएनडी 0.7% में बैठा हुआ है। फिर पूंजी से रिलेटेड आ गया, लगा दो बस, ओपन मत करना। हाँ, पूंजी से रिलेटेड आ गया, उसमें ऋण तक पहुंच और सार्वजनिक निवेश की कमी, वो डाल सकते हैं। फिर अगला आ गया उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें यह पता होना चाहिए कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है शिक्षा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड। तो इसके फैक्ट अपन धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे कि भारत के अंदर औपचारिक लेवल पे जो स्किल्ड लेबर है वो सिर्फ 5% है। फिर ये भी पता होना चाहिए अपने को कि उस वर्सेस यूएसए में कितनी है, तब जाके कहीं अच्छी रैंक आती है यार। ऐसे नहीं कि अपन बस उद्यमशीलता की कमी लिखाएंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा 2-3 महीने एफर्ट डालना पड़ेगा। तो भारत में 5% है, यूएसए में 50% है। ये अगर मैं कंपेयर कर दूं, मेरा काम हो गया। जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में कितना है, 17-18 देश में है। अब जब तक मैं इसको कंपेयर नहीं करूं किसी से, मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये कम है कि ज्यादा है? आपको पता है वर्ल्ड एवरेज कितना है? 6%। उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गया। और डेवलप्ड इकोनॉमी में कितना है? 1%। तो जब तक मैं उसको वैश्विक औसत से या किसी अच्छी कंट्री से कंपेयर नहीं करता हूं, तब तक मतलब वो डेटा नहीं आएगा। तो फिर अपन सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो मैंने आपको कौशल से रिलेटेड डेटा दे दिया, एक शिक्षा से रिलेटेड दे देते हैं कि भैया रिक्वायरमेंट है 6%, 50 साल से सेम रिक्वायरमेंट है, 6% ऑफ जीडीपी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन, और अपन आज बैठे हैं 4% पे। एक कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड कर लेते हैं कि भैया 2.4% है। तो ये धीरे धीरे थीम्स में पढ़ाता चला जाऊंगा, बट मैं अभी एक जगह आपको बता रहा हूं। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फैक्ट डालेंगे, उसमें डाल सकते हैं भाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, या 3 करोड़ घरों में बिजली की पहुंच नहीं है, ऐसा करके कुछ एक दो फैक्ट डाल देंगे अपन। फिर ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, युद्ध है, निर्यात है, मुद्रास्फीति है। यहां पर रशिया, यूक्रेन एटसेट्रा एक दो अपना एग्जांपल डाल देना। आखिरी आ गया क्षेत्रीय दबाव, अलग अलग क्षेत्रों में क्या चल रहा है, कृषि के अपने कुछ हैं, विनिर्माण के अपने कुछ हैं। आपका काम है इसको रटना है, फिर मैं पूछूंगा आपसे। आपके पास है कितना, 3 मिनट। प्रीवियसी का अधिकार मेरी क्लास में नहीं होता है, तो ऐसा मुझे आदत है ऐसा घूम घूम के पढ़ाने की। तो बैक बेंचर्स ऐसा बिना पढ़े नहीं रह सकते हैं भाई। तो पहले से क्यों नहीं बोला? यहाँ रखा था ना कहीं, ये कब्जा कर रखा था किसने सब? ठीक है, मजे ले रहा हूँ यार, तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? अरे वो दे ही नहीं रहे यार, वो बता तो रहा हूँ 3 हफ्ते लगेंगे यहाँ तक पहुंचने में। टॉपर नहीं है वो, कॉम्पिटिटर तेरा। टॉपर यहाँ पढ़ के बनेंगे नहीं, ये नहीं पता मुझे, ये तो मैं 1 महीने बाद बताऊंगा तेरे को, बट अभी हमें जाना किस तरफ है वो बता रहा हूँ बस मैं। अरे वो कॉपी मांग रहे हो पीछे वाले, कहाँ गई वो दी क्या? अच्छा, ऐसा यूपीएससी फॉर्मेट, ऐसे पेज फोल्ड कर ले इतने।
अगर आपके पास अभी यूपीएस पीसीएस फॉर्मेट की कॉपी नहीं है तो साइड में पेज फोल्ड कर लो उतना, बट लिखो वो 15 सेंटीमीटर के विड्थ में जो भी लिखना है। हाँ ऐसा चाहिए, 1 सेकंड देना बस। जो मैं आपसे मैप्स की प्रैक्टिस करा रहा हूं उसका रीजन ये है कि जब मैं आपको बोलूंगा मुझे ऐसा फॉर्मूला बनाना है ना, डायमेंशंस बढ़ाने वाला, तो मुझे इतना छोटा यूपी का मैप चाहिए होगा या इतना छोटा भारत का मैप चाहिए होगा, शायद बैच 1 के बच्चे होंगे, तो वो बनाना आना तो चाहिए, तभी तो बना पाओगे इसमें। और इस मैप के अंदर ही मैं कहीं यूपी कंपेयर कर लूंगा, खराब कर रहा हूं मैं इसको, सॉरी, बट हाँ बटन देना, ढक्कन मत दिया करो, पेन चोरी हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, सॉरी की बात नहीं है, ले जाते हैं। यहीं पे यूपी दिखा दो और कंपेयर कर दो ना कि भारत में कृषि दर इतना है और यूपी के अंदर इतना है, तो मेरा 2 डायमेंशन यहीं पे कवर हो गए। क्योंकि पढ़ा तो है अपन ने प्री के लिए, तो यूपी के सारे डेटा पढ़ लिया, इंडिया का ज्यादातर डेटा अपने को पता ही है, कॉमन कॉमन। अब मुझे चाहिए ऐसा, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे इंडिया का इतना छोटा मैप बनाना है। रीजन इसलिए बता रहा हूं ताकि 100% मन से बनाओ। तो ऐसे से कुछ अपन फॉर्मूला इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। चलो पढ़ो, वो बेल ऐसे बजती रहती है। ये लो भाई, थैंक यू। हैंडआउट तो अपलोड होगा ना भाई? बच्चा कह रहा है पेज नहीं दिख रहा है। अरे हैंडआउट अपलोडेड है, पोर्टल पे जाके देख ले। पॉकेट नोट्स ओके, फिनिश। आज का दूसरा होमवर्क लिखो। इस क्वेश्चन का उत्तर चाहिए मुझे इसी डायमेंशंस में जो टेम्पलेट में भरा है। बस ये महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य को हटा देना, सिर्फ लिखना अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। 8 मार्कर क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन, अगर नए बच्चे हैं तो आपने शुरू के 100 के 1-2 सेशन तो देखे होंगे। हाँ बोल दो, ना मत बोलना। बोला था ना ग्रुप में कि हाँ देख के आना। एक तो टीचर बोलता है और एक को क्या सुनना चाहता है, दोनों समझा करो। तो हाँ बोलना है हमेशा ही, ज्यादातर मतलब हाँ और हाँ जी में जवाब दीजिएगा। तो वो 2 वीडियोस हैं जो आपको देख के आने हैं। आंसर लिखने से पहले देख लेना, ताकि आपको ये बताओ कि हाँ परिचय 3 लाइन में लिखना है, उसमें 15 शब्द ही लिखने हैं, निष्कर्ष में 15 शब्द ही लिखने हैं। तो ये 8 मार्कर के हिसाब से कल एटलीस्ट एक उत्तर लिख के आएंगे। देखें कहाँ कैसी चल रही है जिंदगी। जिंदगी अभी आपकी जिंदगी हो सकता है ऐसी चल रही हो कुछ, है ना। ये एक बच्चे से हमने, वो अच्छा लिखता है बहुत, बट उसको बोला बहुत खराब कैसा लिख सकता है, वो लिख के दिखा। ये सब दिखावटी है, ये ओरिजिनल नहीं है। कहीं आप सोचो एक्चुअल में इवॉल्व कैसे हुआ, मैं वो पुराना रखता नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट आप अपने हिसाब से जिंदगी देख लेना कहाँ चल रही है। तो एक इस तरीके की जिंदगी चल रही होती है मिनटॉस से पहले वाली, है ना, कि अपन ने लिखा और परिचय लिखा और 5-6 लाइन में गया, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, थोड़ा छोटा लिखा, अगला पैराग्राफ छोटा लिखा, एटसेट्रा एटसेट्रा कर दिया, है ना। फिर एक और अब यहाँ एरो भी डाल सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ ही समझो, एरो भी मतलब पॉइंट्स भी आपके इतने बड़े हो सकते हैं। फिर ये किया और कंक्लूड करके ये 1.5 पन्ने में लिख दिया। तो मेरे हिसाब से जो बच्चों ने पहले मेंस दिया 50% करीब करीब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद मेंटॉस के बाद की जिंदगी ऐसी होती है कि जिसमें मैं भारत का डेटा यूपी के डेटा कंपेयर करता हूं। सवाल आया एसएचजी कैसे ग्रामीण विकास में सहायता कर सकते हैं, यही आया शायद ना, ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूह क्या भूमिका है। तो अगर मैं स्वयं सहायता समूह का डेटा डाल रहा हूं तो मैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आया है वो तो शायद पेपर 3 में 2 में आया होगा, तो आइडियली तो मुझे इंडिया का डेटा डालना चाहिए, बट क्योंकि मैं पीसीएस दे रहा हूं तो मुझे उस डेटा को यूपी के साथ कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ यूपी का डेटा भी डालना है और मुझे यहाँ नेशनल डेटा भी डालना है। वो मैं कंटेंट दे दूंगा, वो मैं रटवा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। बट उन दोनों को कंपेयर किया। बट अब मैं ऐसे कैसे लिख दूं 8 लाख है भाई, या मैं ऐसे कैसे लिख दूं 95 लाख है, तो मुझे कुछ सोर्स भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने उठा के एक सोर्स लिख दिया, एनआरएलएम की रिपोर्ट, बस। तो ये मेरा परफेक्ट इंट्रोडक्शन हो गया, 3 लाइन के आसपास में 15-17 शब्द के अंदर मैंने अपना परिचय डन किया। ये बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद ग्रामीण विकास में एसएचजी की भूमिका है, तो उस भूमिका से रिलेटेड मुझे ग्रामीण विकास का टेम्पलेट पता होना चाहिए, क्योंकि स्वयं सहायता समूह ही क्यों पूछेगा, मनरेगा की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, कोई भी स्कीम का पूछ लेगा यार वो तो। इसका मतलब ग्रामीण विकास को कितने पार्ट्स में तोड़ू वो तो मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो इसका मतलब एक टेम्पलेट मेरे पास ग्रामीण विकास का होना ही होना चाहिए।
तो मैं उस टेम्पलेट के हिसाब से अब पॉइंट लिखना शुरू करूंगा, और हर पॉइंट में मुझे सब हेडिंग चाहिए। और अगर जिंदगी में एश्योर्ड 100% एसडीएम लेना है तो वो सब हेडिंग रिदमिक कीवर्ड्स की होनी चाहिए। रिदमिक कीवर्ड्स मतलब जैसे अंग्रेजी में होता है टेक्स्ट टेररिज्म, अब तुम टेक्स्ट से टेररिस्ट थोड़ी बनाओगे, बट रिदमिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टी, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम टी, नियामकीय नियंत्रण, न और न, तभी तो अच्छा बनेगा। तो वैसे ही आर्थिक आत्मनिर्भरता, ए और है बढ़िया कीवर्ड, सब हेडिंग डाला, काम खत्म। 2-2.5 लाइन में एक्सप्लेन किया, उदाहरण दिया, फिनिश। रोजगार सृजनता जरूर नहीं है सारे ही रिदमिक हो, बट हाँ 30%, 35%, 40%, 2-3 लाइन में दिया, उदाहरण दिया, यहाँ एक ग्राफ बनाया, जो ग्राफ में डेटा डाल रहे हो और जो एक्सप्लेन कर रहे हो ये अलग अलग होना चाहिए भाई। फिर ये तीसरा पॉइंट डाला, उसका उदाहरण दिया, बैंक सखी, एक वुमेन एंगल डालना जरूरी है, एक सामाजिक सक्रियता का पॉइंट डाला, 4 काम खत्म, एसएचजी के समक्ष चुनौतियां 1 2 3 4, उसके बीच में एक फॉर्मूला डाल दिया, हर पॉइंट पर उदाहरण डाल दिया, आगे की राह डाल दी, और कंक्लूजन। बस ऐसा अगर मेरा सारा उत्तर निकल जाए तो फिर एसडीएम डन। देखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत मुश्किल, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल। पहुंचा जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं जा सकता। तो इसलिए यहां तक मैंने आपको फाइनल, वो होता है ना कि जब रेस शुरू करते हो तो पता होना चाहिए जाना कहां है। तो अगर एक उत्तर देखना है तो यहां जाना है, और अगर 7 क्वेश्चन एक साथ देखने हैं तो उसकी कॉपी दे दिए, वो धीरे धीरे सर्कुलेट हो जाएगी 3 हफ्तों में, जैसा मैंने बोला। तो वहां तक पहुंचना है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा 100%, इसमें एसडीएम हो जाएगा 100%, ये पक्का है। तो इसलिए ये फिनिश लाइन है, उसी हिसाब से अपने एफर्ट्स डालना शुरू करना कि कहां तक अपने को जाना है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नियमन अवरोध, अवसंरचना अंतराल, या डिजिटल निरक्षरता, या जो भी मुझे कीवर्ड है, तो अब इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए, और वो याद भी होने चाहिए, और वो आपकी शब्दावली में बाय डिफॉल्ट आ भी जाना चाहिए, और वो रिपीट भी होना चाहिए। कि अगर मैं पेपर 1 में कह रहा हूँ नेतृत्व नवचेतना, मान लो अपन सोसाइटी में कर रहे हैं, तो कहीं पेपर 2 में भी यूज होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं हर पेपर के लिए अलग अलग कंटेंट बना लूंगा मैं, तो इसका मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि इस कीवर्ड को मैं कहां कहां यूज कर सकता हूं, उसी को अपन क्लास में डिस्कस करते हैं। तो ये वाला आपका होमवर्क हो गया। अब मैं आपको कीवर्ड से पढ़ाना शुरू कराता हूं। मुख्य तथ्य, ग्राफ व्राफ वो अपन बाद में पढ़ेंगे, आज शायद पहली क्लास है तो हो सकता है थोड़ा स्लो चल रहे हो अपन, ये स्लो है। तो अब मेरे को ये जो सब हेडिंग देनी है ना, जो मैं आपको बता रहा था कि ये सब हेडिंग आएंगी कहां से, ये, अब ये मैं उसके डिस्कशंस करूंगा आपके साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा हम, अब देखो एक चीज होती है जो मैं और आप क्लास में मिलकर बनाएंगे, एक चीज होती है जो सरकार ने दे दी, और तीसरी चीज होती है जो मोदी जी ने दे दी। अगर मोदी जी किसी टॉपिक पे बोल रहे हैं तो वो डिस्कशन के परे है, चुपचाप लिख देंगे उसको ना, चाहे इंग्लिश में दे, चाहे चाहे हिंदी में दे दें, चाहे संस्कृत में दे दें, किसी में भी दे दें, तो वो तो पक्का है, वो तो एज इट इज लिखनी है। तो पहला शब्द वही हो गया, ये मोदी जी ने दे रखे हैं 4D, पहले 3D दिए थे, फिर बढ़ा के 4D कर दिए हैं। तो आपको अगर 4D यूज तो करना है, तो आप उसका हिंदी नहीं यूज कर सकते हैं कि अपन मतलब डिमांड की जगह पे अपन कुछ और लिख दें, वो नहीं चलेगा। तो पहला उन्होंने बोला डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी है वो भारत का लाभ क्यों है, ऐसे डेमोक्रेसी तो खराब नहीं होती, इतना धीरे धीरे कोई पॉलिसी बनती है, फिर आप कुछ पॉलिसी बनाने आते हो, फिर वो बोलता है अरे नहीं ये तो पॉलिसी बहुत खराब है, क्या कर रहा है राहुल गांधी। तो मतलब ऐसे डेमोक्रेसी का क्या ये अच्छापन है। चाइना देखो कितना बढ़िया ग्रो कर गया, $20 ट्रिलियन बन गया, अपन 4 ट्रिलियन पे बैठे हैं, 5 गुना बड़ा हो गया, हमसे बाद में आजाद हुआ था। इससे क्या फायदा है डेमोक्रेसी का, ये मत बोल देना हटा देते हैं सर, लाभ बताओ क्या है। अपनी बात ज्यादा भी तो बात रख सकते हो, वो भी तो खराब हो जाता है कभी, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। जनता का विकास करना है तो उसके लिए तो रील दे ही रखे हैं, आपने डेटा दे रखा है 9 रुपए में, और कैसे होगा, और तुम्हें क्या देखना है। अरे तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को मौलिक अधिकार मिलने के क्या फायदे हैं, वही तो पूछ रहा हूं। देख व्यक्तिगत विकास तो भारत में नहीं हो रहा है, ये इस पे तो नहीं जाते हैं अपन। कैसे हो रहा है यार, 5% स्किल्ड है, कैसे हो रहा है। आज भी लेटर भी लिखवा लू ना मैं किसी से, अंग्रेजी का या हिंदी का, मतलब उसमें ओ
कुमार विश्वास का जोक है ना, एक दो टीचर होते हैं, एक इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाला। वो इंग्लिश मीडियम वाला जो टीचर होता है उसकी एक बेटी होती है, वो भाग जाती है। कितना पेट्रियार्कल जोक है ना। चलो कोई बात नहीं। वो हिंदी मीडियम वाला कहता है गुरुजी बहुत बुरा हुआ आपके साथ, ये वो सब। कहता है कि हाँ बुरा तो हुआ है। तो बोला देखो दिक्कत ये है कि वो एक 5 पेज का लेटर छोड़ के गई है जिसमें 10 ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो मैं कह रहा हूं उसका उत्थान करके क्या करेगा। कौन से वाले की बात हो रही है ये बता दे पहले। कौन? अच्छा, तो नहीं था वो पूरा आजादी नहीं थी, एक एमओयू साइन हुआ था ब्रिटिश के साथ में, वो आजादी नहीं थी। एनीवे जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू दिस, जिस भी कंट्री में लोकतंत्र होता है उसमें जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो वी द पीपल के लिए अकाउंटेबल होते हैं, है ना। और वी द पीपल चेंज नहीं हो सकती ना। अगर मैं आज सोच रहा हूँ जीएसटी होना चाहिए तो ऐसा नहीं होगा कल मैं सोचू नहीं जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर डेमोक्रेसी होगी तो जो पॉलिसीज बनेंगी उनमें एक निरंतरता होगी। लेकिन ऑटोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। वो जो 11 जिंगपिंग है, 11 इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो इंडिया आए थे तो गोवा के अंदर एक जर्नलिस्ट ने उसको जी जिंगपिंग की जगह 11 जिंगपिंग बोल दिया था, ऐसे ही लिखते हैं इसलिए। तो वो 11 जिंगपिंग है, वो कल को चाहे कि नहीं, कल से एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट लीडर है चाइना में, तो उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, पता नहीं अगले दिन से कहां गायब हो गया। लार्जेस्ट कॉर्पोरेट था वो चाइना का, 3 महीने तक गायब रहा और उसके बाद बोला मैं अपनी इच्छा से अपनी कंपनी सरकार को सौंप रहा हूं, फिनिश। ये हुआ नेशनलाइजेशन। एनीवेज, तो अगर लोकतंत्र नहीं है तो निरंतरता नहीं होती पॉलिसीज में, तो प्राइवेट सेक्टर आएगा नहीं वहां। क्यों नहीं जा रहा चाइना में? इसीलिए नहीं जा रहा कि आज कुछ और होगा, परसों कुछ और हो जाएगा, उससे अगले दिन कुछ और आ जाएगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो मतलब इलेक्शन है, इलेक्शन है तो मतलब जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो दिखाएगा तो वही जो लोग चाह रहे हैं। तो अगर लोग चाह रहे हैं कि, तो फिर बढ़िया है। नहीं जरूरी नहीं है जोक समझ में आए, इसलिए बहुत नॉलेज चाहिए भाई, ऐसे नहीं आते जोक समझ में। दूसरा आया डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब युवा पीढ़ी, तुम लोग। तो ये युवा पीढ़ी की एज क्या चल रही है इंडिया में एवरेज? 15 साल। पैदा ही हुए हो क्या भाई? 15 साल कहां चल रही है एवरेज एज? 28 29 वर्सेस यूएसए और चाइना वाइना में कितना चल रहा है? क्यों बोलते हैं अपन युवा शक्ति? बस 31। तो 29 और 31 में क्या ही फर्क है? फिर कहेगी युवा शक्ति क्या? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आजकल क्या हो गया है कि पहले सवाल पूछा जाता है, उसी के हिसाब से जवाब दिया जाता है ना। जवाब के हिसाब से सवाल नहीं चेंज हो सकता। तो जो पूछ रहा हूं वही वही बता बस, कि इंडिया की एवरेज एज 29 है, चाइना यूएसए की कितनी है? सिंपल सवाल। तो ठीक ठीक लगाते हैं थोड़ा, तो चलो 39 पे डन करते हैं। और यूरोप यूरोप की कितनी है? यूरोप जापान जापान की इसकी 48 50 के आसपास में डन करते हैं। तो मैं कह रहा हूं ये जो डेमोग्राफी है, युवा पीढ़ी है, ये लाभ कैसे है? ये तो रील देख रहा है, इसके फायदे क्या हैं? जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले युवा अडॉप्ट करता है। जब भी कोई पॉलिसीज आती हैं उसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन के लिए युवा प्रेशर बनाता है, बिकॉज बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली है। अब जो फ्यूचर आने वाला है भारत का वो तो युवा ही करेगा। तो एक तरीके से वो स्ट्रेंथ हो गया ना भारत का। तो दूसरा स्ट्रेंथ हो गया डेमोग्राफी। तीसरा हो गया डिमांड। डिमांड मतलब अगर मैं कोई भी वस्तु बना रहा हूं तो मैं उसको बेचूंगा, इसीलिए तो बन रही है वो। तो कहां बेचूंगा? भारत के अंदर कि भारत के बाहर? दो ही तरीके के, दो ही बाजार है। तो भारत के अंदर अब मैं इसको नापू कैसे कि भारत के अंदर की कितनी डिमांड है और भारत के बाहर की कितनी डिमांड है? तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल वस्तु और सेवाएं, गुड्स और सर्विसेज, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब मैं इसका डेटा देख लेता हूं कितना है। टोटल वस्तुओं का निर्यात कितना है अपना? रफ रफ वैल्यू याद है क्या? कुछ प्री व्री पढ़ के आए हो तुम? बोले याद है? 450 बिलियन डॉलर, बहुत बढ़िया। 450 बिलियन डॉलर। और इंपोर्ट कितना है? 450 से कम है क्या? चलो ये तो ठीक है, 750 कर लेते हैं, डन। 700 750 700 कर लेते हैं, चलो। और सेवाओं का एक्सपोर्ट कितना है?
300 के आसपास में डन करते हैं, और इंपोर्ट 350 है वैसे तो, ये 200 कर लेते हैं, 220 230 तो 200 के आसपास में कर ले। अब इन सबको जोड़ दो, यही तो है ट्रेड टू जीडीपी रेशियो, इतना ही तो हम वैश्विक स्तर पे डिपेंडेंट हैं। मैं कोई भी गुड़ बना रहा हूं, तो मान लो मैं पेन बना रहा हूं, तो हो सकता है इसका प्लास्टिक बाहर से खरीद रहा हूं और फिर पेन बना रहा हूं, या इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर लगा है वो बाहर से खरीद रहा हूं, तो मैं विश्व पे डिपेंडेंट कितना हूं वो नापने के लिए मैं ये सबको जोड़ देता हूं, उसको जीडीपी से डिवाइड कर देता हूं, ये कुल मिला के आएगा करीब 40-42% के आसपास में। तो भारत वैश्विक स्तर पे टोटल डिपेंडेंसी ही सिर्फ 40-42% की है बस, और वैश्विक औसत है 55%। तो इसका मतलब भारत की जो डिमांड है ज्यादातर वो आंतरिक है, इंटरनल डिमांड है अपनी। तो अगर मेरी खुद की इकोनॉमी अच्छी रहे, अर्थव्यवस्था अच्छी रहे, तो मेरे को कोई बहुत बड़ा खतरा है नहीं, तो वो एक स्ट्रेंथ होगी ना अपनी। यूएसए में कितना भी खराब होता रहे, मेरी तो डिमांड ज्यादातर आंतरिक डिमांड है। तो ये हो गया तीसरा डिमांड। और चौथा हो गया डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस मतलब, डिसिसिवनेस का मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर और उसका फास्ट इंप्लीमेंटेशन, उसको कहते हैं डिसिसिवनेस, फास्ट डिसीजन मेकिंग। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीतिक स्थिरता है, तो आप डिसीजन फास्ट ले सकते हो, और अगर है ही नहीं तो फिर आप, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, वाला एक कोड है। तो ये 4 डीज हैं जो भारत के लाभ के रूप में अपन लिख सकते हैं। फिर एक और है, ये बढ़िया है, भारत की प्रगति का वाहन 4 पहियों पे चल रहा है। पहला क्या है, समाज। समाज जो है वो आकांक्षी है, मतलब कि एस्पिरेशनल सोसाइटी है, बहुत कुछ करना है इस सोसाइटी को, बिकॉज अपन लोअर मिडिल इनकम में आते हैं, पर कैपिटा इनकम बहुत कम सी है अपनी, $2,500 है। तो अपन चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना विश्व की, और 5वीं पे कौन है, यूके, जो लूट लूट के हमसे पैसे ले गया। उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, अपनी 2,500 है। नेशनल एवरेज लेवल पे तो मतलब अगर कुल मिला के देखें तो अपन चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अपन ने यूके को पीछे छोड़ा। बट अगर मैं हर इंसान के पास कितना पैसा है उस पे जाऊं, तो भारत है $2,500, और यूके कितना होगा, यहां से शुरू करते हैं, 2,500 से कम होगा क्या, ज्यादा होगा पक्का, कितना, $50,000 है भाई, $48,000। तो हमने उसको कहीं पीछे छोड़ा वैसे तो वही हो गया, सोसाइटी गैप इतना है। तो आकांक्षी है बहुत ज्यादा समाज, सरकार है वो प्रोत्साहन देने वाली है, न्यू न्यू पॉलिसीज लेके आती है, स्टार्टअप इंडिया लेके आती है, स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव लेके आती है, सीसीज बनाती है, तो बहुत सारा स्कीम्स लेके आ रही है। उद्योग जो है वो साहसी है, डेयरिंग है, एनिमल स्पिरिट है जो अपन ने पढ़ा, और जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो पारंपरिक ज्ञान पे भी आधारित है, साझा करने वाला है। तो शायद आपने सुना होगा एक अपन ने ओपन डेटा एक्सेस, MyGov.in सुना है, तो वो ओपन डेटा मतलब कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत की प्रगति के वाहन 4 पहियों पे चल रहा है। फिर एक और कीवर्ड है वोकल फॉर लोकल और वैश्विक पहुंच के साथ। वोकल फॉर लोकल तो सुना होगा अपन ने, ये दुकान का शटर बंद हो रहा है, डरना नहीं है ना। वोकल फॉर लोकल मतलब, वोकल का मतलब क्या होता है, मुखर होना, आवाज उठाना, बट वो अपन हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, लिखना तो वोकल फॉर लोकल ही पड़ेगा। इंग्लिश में इतना फेमस हो जाता है वो, जैसे आपने सुना होगा गूगल कर ले भाई, तो गूगल तो कंपनी है ना, सर्च कर ले होना चाहिए, बट वो इतना कॉमन है, जेरोक्स कर ले यार, तो जेरोक्स तो कंपनी है ना, फोटोकॉपी करना चाहिए, तो कभी कभी वो इतना कॉमन हो जाता है कि अगर आप उसको हिंदी में लिखोगे तो मजा खत्म हो जाएगा। तो वोकल फॉर लोकल रिदमिक है ना, इसलिए लोकल मतलब लोकल, स्थानीय स्तर की जो वस्तुएं हैं उसका, उसको वैश्विक स्तर पे लेके जानी है, और उसके लिए मुखर होना है। उदाहरण दे दो बस, किस किस को लेके जाओगे, क्या कह रहा है, यूपीआई लिखते जाना है सब, है ना, ऐसा कहानियों की तरह नहीं सुनेंगे। वो छोटे बचपन में थे तो कहानी सुनते हो ना, किसकी, अरे किसी की तो कौवे की कहानी, अरे नहीं कोई होगा ना उसकी, कौवे कहानी हमने तो नहीं सुनी, कि सर आपके टाइम कौवा पैदा नहीं हुआ था। प्रयास आईएएस क्या, कल समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन। अरे कहां कहां यूज करोगे वोकल फॉर लोकल, किस किस को लेके जाना है ग्लोबल स्तर पे, थांबा, योगा, ऑटोमोबाइल नहीं जाएगा, कहां जा रहे हैं, आयुर्वेद, आयुष लिख लेते हैं पूरा ही, हो गया, योगा योग सेम आजकल, जीआई टैग तो ज्योग्राफिकल हो गया ना।
मैं तो कह रहा हूं तू चीज ही ले जा ना, कोई ऐसे जीआई टैग को कहा ले जाएगा, चीज ले जा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ बता। और सब बढ़िया है सर, आप बताओ। आगे भी तो वो ऐसे गिन रहा था, तू बीच में रुक गया, तूने 5 उंगली उठाई और तूने 1 2 और 3। आगे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आगे कंप्लीट कर। और किसको लेके जाना है वो कल, और क्या क्या अच्छा है जो अपन वैश्विक स्तर पे लेके जा सकते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चंस के महत्व पे यूज होने वाला है ये, और कहां यूज करोगे आप इसको। फार्मेसी, फार्मा, सही बात, जेनरिक फार्मा, ठीक है। और इधर वाला हिस्सा बता, तुम भी मेरी क्लास के बच्चे हो, वरना ध्यान नहीं दिया ना मैंने तुम पे, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलो, भगवा रंग पहन के आया, बोल भी नहीं रहा यार, कैसे बनेगी बात। तुम तो सबसे मुखर होने चाहिए। एआई कर लेते हैं। तेरे को पता है वहां के कुछ कुछ प्रोफेसर जेएनयू से भी आते हैं। और क्या होगा, वैक्सीन का भी आएगा नहीं ना, क्वेश्चन नहीं आने वाला। कोविड आता पहले तो लिख देते, बट अब जरूरत नहीं है। क्या क्या क्या, सुन ही नहीं रहा, पहले हाथ उठाना है फिर बोलना है। हाँ। कला और संगीत, कल्चर कर देते हैं। हाँ तो कल्चर, संस्कृति। भी निर्माण में है नहीं, अपन अच्छे क्या करेंगे, काम इवेल्युएटर अच्छे हैं नहीं, ऐसे भी नहीं बोलना है कि अच्छे हैं नहीं अच्छे, घुसना ही नहीं अपन को उसमें। हाँ और कोई भाई जहां वोकल फॉर लोकल जा रहे हो, देखना पड़ेगा क्या मुझे। प्रोसेस फूड वैसे भी बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला बहुत खराब है, उस पर मत ही जाओ, तो अपन क्यों लिखेंगे उसको, उसका तो नेगेटिव क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ मिलेट्स कर सकते हैं, श्री अन्न, अन्ना नहीं हो, अन्न ही है। अरे तुम भी साउथ इंडियन बन जाओ, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बोले तो समझ में आते हैं, अपन भी श्री अन्ना, पाप है ये। सेम ही यूज करेंगे, स्थानीय बनाओ, वैश्विक बनो, भारतीय समाधान, वैश्विक अनुप्रयोग, वो सब एग्जाम्पल सेम ही चले जाएंगे सबके। फिर आया भारत की चुनौतियां क्या क्या है, नौकरशाही की जड़ता, नौकरशाही जड़ता ही कर देते हैं बस खत्म। सहकारिता हो सकता है, मान गए हम, नाराज क्यों रहा है जिसने भी बोला। ये एक और भी अच्छा कीवर्ड है ये, मतलब कंसेप्ट वाइज में, सीमित प्रवेश वाले समाजवाद। एक और होमवर्क लिखो, लिखो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ लिख ले पहले। हिंदू, हिंदू अपना हिंदू, HINDU वाला हिंदू, दी हिंदू नहीं, न्यूज़पेपर नहीं। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, देखो देश आजाद हुआ 1947 में, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अपन ने उसमें समाजवाद एज ए शब्द जोड़ा, बट सोच में तो पहले से ही था। समाजवाद में क्या होता है, सबके लिए समान अवसर होते हैं। बट एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1956 में, उसने सारे बाजार को 3 पार्ट्स में तोड़ा ना, ए बी और सी में। ए में बोला केंद्र सरकार, बी में राज्य सरकार, सी में प्राइवेट सेक्टर। और एक नेहरू जी के एक परम मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था, क्या नाम था, महालनोबिस। तो महालनोबिस ने मिलकर बोला महालनोबिस मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे अपन। तो उन्होंने बोला कि सारा प्लानिंग कमीशन करने वाला है भाई, बाकी सब बकवास है। तो बहुत सारा भारत का विकास का जो मॉडल रहा है वो केंद्र सरकार पे आधारित रहा है ना, सेंट्रलाइज रहा है, बहुत केंद्रित रहा है। तो सीमित प्रवेश वाले समाजवाद 1991 तक था, मतलब समाजवाद था बट सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अलाउड था जो आप अपना बिजनेस कर सकते थे। तो 1991 के बाद हम यहां से यहां शिफ्ट हो गए, बाजारवाद में तो आए 1991 के बाद, बट अगर आपको एक कंपनी बंद करनी है तो बहुत मुश्किल है, तो आप एग्जिट नहीं कर सकते, निर्गमन रहित, मतलब मार्केटिज्म विदाउट एग्जिट। उसी के लिए तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है
कि अगर आपको एक कंपनी बंद करनी है तो आपको राज्य सरकार से परमिशन लेनी है, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी है, और परमिशन मिलती नहीं है। वैसे भी अगर आपको 100 लोगों से ज्यादा की आपकी कंपनी और अगर आप उसको बंद करना चाह रहे हो, आप बंद नहीं कर सकते उसको, आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, और सरकार अलाउ करेगी तभी बंद कर सकते हो आप। इसीलिए लोग भारत में अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर जाते हैं, वहां कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर एफडीआई के तौर पे आते हैं, तो आपको रेड कारपेट मिलता है कि चलो एफडीआई आ रहा है। अबे जा तो वही रहा है। तो इसलिए हम यहां से निकले और यहां फंस गए। तो जब भी मेरा ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां बहुत कॉम्प्लेक्स लॉज हैं, बहुत ज्यादा जटिलता है, उन सब में मैं ये यूज कर सकता हूं कि सीमित प्रवेश वाले समाजवाद से निर्गमन रहित बाजारवाद की ओर हम गए हैं। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म शायद आपने सुना होगा, कंपनीज एक्ट का अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं, उसकी वजह से सुना होगा, ग्लोबलाइजेशन में, उन सब में अपन ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं। फिर अपन गए ब्रिटिश राज से अरबपति राज, यही खत्म हो गया मजा। अंग्रेजी में इतना पढ़ा था, बढ़िया था, ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज, तो बी से बी रिदमिक बैठ गया, तो बढ़िया लग रहा था वहां से। हिंदी में नहीं लग रहा, तो हिंदी में आप शब्द आप बताओगे, बिलियनर ही लिख दे, काम चोर हो गए हो। तो मुझे एक और बनाना है, ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज टू सिटीजन राज। आप बोलो। औपनिवेशिक राज से, हाँ, औपनिवेशिक राज से अरबपति राज, ये कर देते हैं क्या? ब्रिटिश राज बिलियनर राज कर देते हैं, ऐसा घास काट लो, अंग्रेज में फील नहीं है। औपनिवेशिक राज से अरबपति राज से, अब आगे अगला है आमजन राज। ये सही है यार, सही है, लगे सही जा रहा है, तो पहली क्लास है तेरी मुझे लग रहा है। उसको आज उस प्लेटफॉर्म को आजकल टेलीग्राम कहते हैं। क्या करूं मैं, तुम्हारा जोक ही नहीं समझ में आएंगे तो जोक कैसे मारूंगा ये बताओ, हद होगी भाई गॉड। ये ठीक है। अब एक ऐसा आया है पंचप्रण जिसमें मैंने दिए सिर्फ 4 ही हैं, जिसका नाम है पंचप्रण, तो होने तो 5 चाहिए, 5वां भूल गए, बट मैं बता दूंगा, वो आखिरी है, पावर ऑफ यूनिटी है, बट ठीक है। विकसित भारत का लक्ष्य होना चाहिए औपनिवेशिक मानसिकता कि किसी भी चिन्ह से छुटकारा पाना चाहिए, भारत के इतिहास या जड़ों पर गर्व करना है, और नागरिकों के कर्तव्य की भावना पैदा करना है। तो कर्तव्य पथ वगैरह लेके आई थी सरकार। और ये जो है ना, औपनिवेशिक मानसिकता से किसी भी चिन्ह से छुटकारा पाना, ये बड़ा मुश्किल है। आज से ही इंग्लिश मीडियम का भी बैच स्टार्ट हुआ है हमारा, यूपीपीसीएस का बैच 2 का, सेम सही है, सेम एग्जैक्ट सेम सही पढ़ा रहा हूँ, बस इजी है मेरे लिए। उसमें भी सेम ही स्टोरी चली थी, मतलब ये उदाहरण सेम है, बाकी जोक्स अलग हो जाते हैं, तो वो थोड़े ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। अच्छा, मतलब जोक के मामले में कह रहा हूं, समझते तो हो नहीं तुम, कैसे जोक मारोगे, बट ठीक है, उसका इशू नहीं है। बट वो जो औपनिवेशिक मानसिकता है ना, मुझे उससे प्रॉब्लम है, तो वो मानसिकता को दूर करना है। मतलब इंग्लिश मतलब क्वालिटी, क्लास, और हिंदी मतलब क्लास नहीं है, फील नहीं है उसमें, तो वो एक मानसिकता है, उसको मतलब ये मोदी जी ने दे दिया, तो वो एक दूर करना है। भारत के इतिहास और जड़ों पर गर्व करना है, नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करना है, और 5वां एक और है, पावर ऑफ यूनिटी है शायद, पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। तो 4 ही है, हाँ, तो वही तो पढ़, जब पंच हो गया तो 5वां होगा। 5वां है पावर ऑफ यूनिटी, एकता। तेज विकास के लिए आवश्यक उपाय क्या हैं? तो ये तेज विकास के लिए ये ना, ये यूज नहीं कर पाएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और लिक्विडिटी। क्यों? बिकॉज ये दिए थे कोविड के टाइम पे, अब कोविड खत्म हो गया, तो अपने काम का है नहीं, इसको हटा देते हैं। ये आ गए 3Ds, ये जो 3D दिए ना, डी रेगुलेशन, डी लाइसेंसिंग, डी बॉटल नेकिंग, इसको छोड़ देते हैं, दैट इज टू मच ऑफ इंग्लिश, तो इसको हटा के कुछ हिंदी का ले आएंगे, मैं बताता हूं हिंदी में क्या लेके आना है। ये 5 आईज दिए थे, अब आई इंग्लिश में तो चल गए, बिकॉज 5 शब्द आई से शुरू हो रहे थे, अब मैं उसको हिंदी में तो यूज नहीं कर सकता हूं, बट डायमेंशन अच्छे हैं, तो अपन इसको उठा के 4 नए बना लेते हैं, तो इसको काट दो 5 आई को, इसको 4 नए बना देते हैं। तेज विकास के लिए 4 नए चाहिए। पहला नए, निवेश, नवाचार,
निर्माण, दूसरा कुछ नियम कानून से रिलेटेड कुछ बना लो, नियमन कर लेते हैं। अब अगेन ये सरल तो वहां चल गया अंग्रेजी में, बिकॉज शब्द उठाया हिंदी का सरल, स्पेलिंग में लिखा SARAL, एस से लिखा सिंपल, ए से लिखा एक्सेसिबल, और आर से लिखा रैशनल, और फिर एक्शनेबल। अब आपको बनाना है से और रे से और ल से। आपके पास है 30 सेकंड को। अरे थांबा थांबा, तो मतलब यार समय से भी पहले चल रहा है और भाग्य से अधिक ले रहा है। थांबा, बच्चों को पढ़ लेने दे थोड़ा सा। बैच 1 का है, बैच 2 वाले पीटते हैं। कंबल परेड हुई है कभी? होगी। हुआ कुछ जुगाड़? बोल। सर्कस? सर्कस कैसे बन गया भाई? नहीं, लावाजी लड़के की थी, मैं तुम्हारी तरफ तो ऐसे देख रहा हूं बस, इतना तो मुझे पता ही होगा कि तुमने नहीं बोला। हाँ, से सरल अपन ने बना दिया कि कानूनों को सरल होना चाहिए। से कुछ लिखेंगे, रे से कुछ लिखेंगे, ले से कुछ लिखेंगे। तो से जैसे मोदी जी ने बोला समाधान है, नक्सलवाद को खत्म करना है तो समाधान लेके आएंगे, तो एस से कुछ बोला, ए से कुछ बोला, एम से कुछ बोला, एक्सेट्रा। तो वैसे ही हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना। IT + IT = IT। क्या क्या क्या? ये लागू योग्य का इतना सिंपल शब्द है रे बाबा, इतना अच्छा कंसेप्ट है। लागू योग्य कानून। से क्या है? संयोजित। देखो वोट कर लेते हैं, संयोजित से बेहतर कोई? संयोजित 1। ये सतत वतत की दुनिया से निकल जाओ। एक तो सतत, संकुचन, लचीलापन, ये सब हो गया खत्म, फिनिश। सजग, इतना वाव नहीं। क्या? सुसंगत। अच्छा, पहले तो एक्रोनिम भी सरल बना ले और से भी सरल बना ले, सही जा रहा है। फिर काहे को एक्रोनिम बनाया बाबा? सीधा लिख देना सरल होना चाहिए। सरल कानून, उसके ब्रैकेट में लिखेगा ना सरल का मतलब क्या है? सुलभ कानून, सुलभ। संयोजित तो ज्यादा बेटर है। तुमने क्या बोला था? 2 बोल रहे हैं, संयोजित मान लेते हैं, चलो। से संयोजित, डन। रे से क्या है? ये समावेशी। कैसे कानून समावेशी बनेगा बाबा? स्कीम बनेगी समावेशी तो। रे से क्या होगा? बोल भाई, तू बोला टॉपर बनेंगे, आप बता। इन सबसे थोड़ी, इनसे बाहर निकलो। सतत, फिर संरचनात्मक और रचनात्मक, ये तो और बेटर शब्द निकाल के लाए यार। भाई 35-37 वैकेंसी आती है SDM की बस, सब मिला के। तो रचनात्मक में तो नहीं मिलेगा। थोड़ा और करते हैं, अभी बहुत टाइम है, 105 दिन बहुत होता है। बोलो बोलो जल्दी बताओ, ऐसे क्या? चुप हो गए सब। 3 साल से बोल रहे हैं। नहीं, सरल बहुत अच्छा शब्द है ना, कि कानूनों को सरल होना है, तो वो एकदम फ्लो में बैठ रहा है। और उसके ब्रैकेट में से लिख देंगे, रे से लिख देंगे, ले से लिख देंगे। 3 से नहीं बोलेंगे, वो बहुत है तेरे पास 3 से 2 से करने को, यहाँ नहीं करते। सरल करो, रे से बताओ। कुछ नहीं मिलेगा तो रचनात्मक में जाऊंगा। बोलो क्या है? अबे रे से कैसे साधारण चल रहा है? खत्म हो गया संयोजित, फिनिश, उसमें जा ही नहीं रहा अपन। रे से बता बस। हैं, बदल दें? रफ्तार? क्या कर रहा है? सुन नहीं रहा, यहां तक आवाज नहीं आ रही। रफ्तार कर दें? अरे तू बड़े धूम देख रहा भाई, कुछ और अच्छा शब्द बताओ यार। फिर नहीं है रणनीति। क्या कानून है, कानून में रणनीति होनी चाहिए। कैसे कानून में रणनीति होगी? पहला जो मेरा फीडबैक होता है वो जेन्युइन होता है, और दूसरा होता है वो, बात तो आपकी भी ठीक है, तो बात तो आपकी भी ठीक है, पर मानूंगा नहीं मैं। हरियाणवी खून आ जाता है ना अंदर से, कि पंचायत का फैसला तो सर माथे पे, लेकिन पंधाड़ा तो यहीं कूदेगा। मानूंगा नहीं मैं। और कोई वैसे? रचनात्मक 1, रचनात्मक 2। नहीं, काउंटिंग चलती रहेगी, कहीं सोच रहे हो 3 के बाद खत्म हो जाएगी? चुप। डांट दे इसमें अंग्रेजी, मैं सोच रहा हूं हिंदी की शब्दावली कैसे बनाओगे। रेगुलेशन रहित। सही बेटा, बहुत बढ़िया। ये ऑनलाइन वाले बताएंगे यार, तुम तो देखो किसी काम के हो नहीं, ये बताएंगे। मक्खन लगा रहा हूं। अरे रुको यार, क्या पता कुछ बता दे। ऐसे बता रहे थे, इन्होंने शुरू ही नहीं किया है बताना। सही है। हाँ हाँ,
संगठित कैसे होगा? कानून कैसे संगठित होगा? क्षेत्र होगा, अर्थव्यवस्था होगी संगठित, कानून संगठित कैसे होगा? होगा नहीं, बैठ नहीं रहा। हाँ, और दूसरा क्या है वैसे? रणनीतिक भी कानून नहीं होगा, रणनीतिक नीति होगी, रीति। हाँ, रीति हो सकता है राहतपूर्ण। तो जब हम बहुत देर तक कुछ किसी निष्कर्ष में नहीं निकलते हैं तो फिर वो होमवर्क हो जाता है। तो ये होमवर्क हो गया। तुम सब अच्छा जा रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास है, बट मैं बताऊंगा नहीं। ना ना, फिर तो तुम कभी बढ़ोगे ही नहीं जब तक तुम्हारे में आत्मग्लानि ना आए। करे यार मदन, जब तक तू लंच करते समय और डिनर करते समय ना सोचे, फिर काय की क्लास? वो दूसरी क्लास होती है जिसमें सन्नाटा रहता है ना, रील्स देखे ना, ऐसी होती है क्लासेस, ऐसी नहीं होती क्लासेस। तो तू आप जब डिनर करोगे तो सोचना उसमें। चलो ना ना नहीं बताएंगे। आर्थिक संकुचन से आर्थिक समृद्धि, इसका तो कुछ और बनाया था, फिर नहीं आया था इसमें। आर्थिक संकुचन से आर्थिक समृद्धि, ठीक है क्या? वैसे अंग्रेजी में तो था ये कॉम्प्लेक्स, इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता था। संकुचन में वो मेरे को फील तो आ नहीं रही है, वैसे रिदमिक तो बैठ रहा है बट फील नहीं आ रही। अवरोध कर देते हैं, आर्थिक अवरोध, बट वो फिर इसके साथ सेट नहीं बैठ रहा, इसको भी बदल देते हैं। इसमें क्या है, सारे अरे नहीं, संकोचन अच्छा नहीं है, ए कर देते हैं, आर्थिक अवरोध। और आर्थिक अवरोध किस किस के लिए यूज कर सकते हैं अपन? कि जैसे मानो मेरे को कोई स्कीम लिखनी है, स्वामित्व स्कीम, अतः स्वामित्व स्कीम आर्थिक संकुचन से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवरोध से आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख कारक हो सकता है। तो बन गया मेरा कंक्लूजन। तो वैसे ही कोई एक ऐसी स्कीम जैसे हो गई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह रहते हैं ना, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो भी डाल सकते हैं। अतः यह इन क्षेत्रों में आर्थिक अवरोध से आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख कारक हो सकता है। आर्थिक अवरोध से आर्थिक उन्नति, ठीक है लग रहा है यार? डन, निर्भरता नहीं, आर्थिक अवरोध से आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं, उन्नति बढ़िया है। डन। प्रयासों या परिवर्तन से परिणाम तक, अब उसमें ना फील नहीं है, देखो मैं पहले आपको समझाता हूं। अंग्रेजी में ये था रिफॉर्म्स से रिजल्ट्स, उसको मैंने चेंज कराया कि रिफॉर्म कब तक रिफॉर्म, मतलब तो आप रिफॉर्म को बनोगे एवरलास्टिंग रिफॉर्म्स, कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा ना कार्य प्रगति पे हर जगह ये लिखा रहता है, कभी तो रिजल्ट आओगे। तो वैसे ही ये जो अपन ने परिवर्तन है, तो कंटिन्यूअस परिवर्तन, लगातार परिवर्तन, लगातार प्रयास, वैसा सा कोई शब्द लाना है और वहां से डैश परिणाम। सतत नहीं चाहिए मुझे। सामाजिक अनुबंध समझते हो? वो तो लिखा हुआ तुम मौखिक होता है ना, उसमें एक ऐड कर लो आज कि सतत, संकुचन, लचीला वचीला ये सब नहीं चाहिए, और शब्दों के आगे ए कै पै जोड़ के हम शब्द नहीं बनाएंगे, तो वो नहीं करेंगे। अब बताओ, निरंतर परिवर्तन से निरंतर प्रयास कर लेते हैं, निरंतर प्रयासों से क्या क्या क्या, पूरा बताओ। नहीं नहीं, पहले तो प्रयास होंगे ना, निरंतर प्रयासों से डैश परिणाम, क्या क्या क्या, एक साथ बोल दो, सब कंफ्यूज कर दो मेरे को। थांबा, निरंतर निरंतर प्रयासों से निश्चित परिणाम। ये तो पहली क्लास में हालत है, मैं बता रहा हूं। तीसरी क्लास में नहीं है, कुर्सी पे बैठ गया बालक, तो देखो कुर्सी नहीं दूंगा, खेल सारा कुर्सी का है, वहां की सब चल जाएगा, माइक वाइक ले लेना। हाँ क्या भूल गया, अब तो कंक्लूड कर। निरंतर प्रयासों से निश्चित निष्कर्ष तक। हाँ, प्रयासों से तो परिणाम ही बैठेगा वैसे। ये प्रयासों को हटा दो ना, कुछ ऐसा प्रयास तो अच्छा भी तो शब्द है,
उसकी जगह कोई नेगेटिव वर्ड ला देना। अंग्रेजी में बोलते हैं ना टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज। टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है बस घर से निकले थे, क्यूपी में बैठे, 2 घंटे मास्टर को देखा, आसपास में देखा, ये वो सब, चाय पी, घर चले गए, फिर अगले दिन आ गए, फिर ये सब कर दिया। उसको कहते हैं टारगेट मीटिंग एक्सरसाइज, है ना। तुम्हारी जिंदगी से निकाल के उदाहरण लाया हूं। निष्क्रियता तो नेगेटिव हो गया ना। पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल करना है। सतत सामाजिक अनुबंध नंबर पहला रूल फेल। अगली बार से अगर कोई ये सब शब्द बोलेगा तो उसको 3 चाय पिलानी पड़ेंगी। एक खुद को पिलाएगा, एक मुझे पिलाएगा, एक रईस को पिलाएगा, बस ये पक्का है। नहीं अब सतत नहीं, अब खत्म हो गया। हाँ बोल बोल। अरे अरे नहीं भाई ना 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 ना, ना। सुनना ही नहीं मुझे सतत प्रयास, उसके अलावा बोलो कुछ। और समझो, जब भी मैं कोई फ्रॉम एंड टू का कीवर्ड लाता हूं तो पहले वाला नेगेटिव होता है, तभी तो उससे उठ के कहीं पॉजिटिव में जाना है। तो ये नेगेटिव होगा, सतत प्रयास तो पॉजिटिव हो गया। निरंतर अभ्यास भी तो पॉजिटिव है। अभ्यास नए प्रयास, नया प्रयास तो पॉजिटिव हो गया। नया कुछ प्रयास कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया। तो 10 सेकंड और है आपके पास, उसके बाद वो है ना, वो एक कौन सी मूवी है वो कि, अरे वो जो दौड़ने वोड़ने वाली यार, डाकू, डाकू नहीं, वो क्या है वो, बागी, पान सिंह तोमर। उसमें डायलॉग है कि मतलब पहली बार किसी को देख रहा हूं कि वो पनिशमेंट के मजे ले रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम पनिशमेंट के मजे ले रहे हो। मैं पनिशमेंट सोच के दे रहा हूँ कि घर पे पढ़ना है, तो बेचारे अकेले क्या मेहनत करेंगे, तो कर घर पे पढ़ेंगे। हाँ, अरे कान सुनता हूँ, बोलो। लक्ष्य विहीन प्रयास बढ़िया है। लक्षित तो नहीं करेंगे, बट हाँ लक्ष्य विहीन प्रयास से डैश करते हैं। लक्ष्य विहीन प्रयास बढ़िया है एकदम शब्द। लक्ष्य विहीन प्रयासों से, जहां भी सरकार कोई टारगेट दे रही है उन सब में यूज कर लेंगे ना। अतः ये स्कीम लक्ष्य रहित, लक्ष्य विहीन प्रयासों से इस डैश की तरफ जाने को उत्प्रेरित करेगा, ऐसा करके कुछ यूज कर सकते हैं। तो लक्ष्य रहित था कि विहीन था? लक्ष्य विहीन प्रयासों से अब डैश। अब बता भाई। साझा परिणाम, सार्थक। लक्ष्य से है तो कुछ लैसे यूज करते हैं, कुछ अगर बन जाए तो बढ़िया। लक्षित नहीं ना, फिर वो लक्ष्य लक्ष्य सेम हो जाएगा ना। लोक केंद्रित नहीं, कुछ और बेटर कर। लाभ, लाभबद्ध, लाभबद्ध परिणाम भी ठीक लग रहा है ना। लाभान्वित, लाभबद्ध, लाभबद्ध ज्यादा बेटर है। वो लाभांशी की वजह से ना ये ऐसा फील नहीं रही इनको, तो इलेक्शन रैली लगती है। लाभबद्ध परिणाम कर लेते हैं। डन, गुड, शाबाश। अगला है सफलता के द्वीपों से समृद्धि के व्यापक प्रसार तक। अगर मैं इसका अंग्रेजी बताऊं तो आप कंटेक्स्ट समझ पाएंगे, हो सकता है इससे कुछ बेहतर शब्द बना दो। अंग्रेजी में कहते हैं आइलैंड ऑफ सक्सेस। आइलैंड तो समझते हो, द्वीप, मतलब बहुत तो पानी पानी है, बस वहां थोड़ा सा सक्सेस की स्टोरी है। से मासिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब मासिफिकेशन होता है जनरल मास तक पहुंचा देना, तो समृद्धि को जनरल मास तक पहुंचा देना है। ये तो है भावना कि आइलैंड ऑफ सक्सेस है, छोटे लेवल पे बहुत सही कर रहा है, वहां से उठ के अपने को मासिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेरिटी पे जाना है।